आज थोड़ी सी मुझे आपसे इजाज़त लेनी पड़ी। सो वेलकम। हमारे आज बड़े अच्छे मेहमान आए हुए हैं। परवेज़ करामत साहब हैं मलेशिया से। हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं आईबीएम में, और मैं ये कहूँगा कि मेरे आईसीटी एरिना के मेंटोर्स में से हैं, टीचर्स में से हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और हमारी बुशरा जुल्फ़िकार साहिबा हैं, डॉक्टर साहिबा ये भी ज्वाइन करेंगी आज हमें। और ज़ूबिया अफ़शीन साहिबा हैं, तौक़ीर फ़ख़र साहब हैं, सरवत गिलानी साहिबा हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ लेट हमें ज्वाइन किया था, तो इनका कुछ 8-10 सेशंस जो हैं वो मिस हो गए थे। तो आज हमने फ़ैसला किया कि हम एक मैराथन सेशन कर लेते हैं, जिसमें पूरे इस कंसल्टिंग बिज़नेस की जो बेसिक्स हैं उसको हम कवर कर लेते हैं। कल से हमने टर्न अराउंड मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया हुआ है, लेकिन आज हम इस एरिया में पूरा जो मेकअप क्लास जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज में, तो आज हम इसका मेकअप करेंगे। So welcome you all, and I'm really thankful for all the participants to having me on this Sunday. Or again, once again, apologies for starting late. We'll start now, and we will have a break by 4:15 for 15 minutes, ताकि आप लोग भी फ्रेश हो जाएं। अगर किसी ने कुछ खाना पीना है तो वो खा लें, and then that session will continue up till 6. So, for those who have started late, consulting is another type of business where we can have a startup, our own company, or we can work for somebody else who is running a business or who is running a consulting company. We can have a job as a consultant, as well as we can start journey in universities or in any area where the requirement of any type of change management, any production development, product development, or we can say productivity enhancement, and at large profitability enhancement. This is a positive gesture of consulting. Then the hardcore part is turnaround management consulting. So we'll discuss that as well today in some part of the session. That what is turnaround management. Yesterday we had a detailed discussion. That was our first session of turnaround management, but we will connect that in consulting. Then we'll discuss the different types of consulting. What are the parameters or personality traits of a consultant must be. एक कंसल्टेंट की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, वो कौन से एरियाज हैं, वो कौन से बिजनेसेस हैं जिनके अंदर आप अपनी कंसल्टिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आप अपनी कंसल्टिंग में किन की एरियाज को सामने रखेंगे, वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप कंसल्टिंग को बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं और बड़े आराम से आप डिप्लॉय कर सकते हैं। And then another part is what is your area of specialization. For example, your educational background or your personal experience. बाज़ अगर ये दोनों फर्क होते हैं। आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, आपने डिग्री ली होती है एमबीबीएस की, आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। आपने बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को देखा होगा कि दे आर कैप्टन और मेजर एंड दे क्विट आर्मी एंड ज्वाइन दी सिविल सर्विसेज, और उसमें वो सिविल सेक्रेटेरिएट में या सिविल डिप्टी कमिश्नर लगे होते हैं या असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, या और इस तरह के जो पोर्टफोलियोज होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और वगैरह वगैरह। तो ये स्विच ओवर्स आप क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, और इस स्विच ओवर में क्या चीजें आपको मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए, ये सब चीजें आज हम कंसल्टिंग के जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक अलग जॉब है जो बाकी नौकरियों की तरह आप कर सकते हैं। आप फर्ज करें अर्नेस्ट एंड यंग में
या पीट मार्विक में या किसी और मल्टीनेशनल कंपनी में कंसल्टिंग में जॉब करते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में रहते हुए किसी स्पेशल एरिया में अपनी एक्सपर्टीज को डिप्लॉय कर सकते हैं। एकेडेमिया, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल, मिनिस्ट्रीज, इनके अंदर आप इसकी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और आप इवन अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं, आई बेट। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 years ऑफ वन जॉब, जो पर्टिकुलर कोई गवर्नमेंट जॉब होती है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब होती है, आफ्टर 60 years they rethink and restructure their personality or their job or their passion towards doing any business or job or consulting type of assignments। और उसमें वो देखते हैं कि उनका तो इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इस चीज में था, लेकिन उनको ना किसी ने गाइड किया, ना अपॉर्चुनिटी दी, ना किसी ने उसको सपोर्ट किया, तो वो अपने आप को उस लेवल पे लेके ही नहीं गए। और जब लेके गए तो देखा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत जबरदस्त उसमें टास्क है उनके लिए, और वो पैशनेट होके काम करते हैं। और पैशनेट की एग्जांपल भी हम देखेंगे कि हु इज पैशनेट इन हिज और हर असाइनमेंट्स जो भी काम कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will map the consulting business towards the opportunities we have. So every problem in the society or industry or academia or government, that problem is a challenge for a consultant, and that challenge leads to an opportunity. So problem, challenge and opportunity, ये तीनों एक ही चीज के तीन नाम हैं, तीन स्टेजेस हैं। इट डिपेंड्स कि आप अपनी जो पाकिस्तान में अभी हम डिस्कस करने लगे हैं पाकिस्तान के चैलेंजेस। पाकिस्तान के चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली ऑन अ नेगेटिव साइड, बट ऑन अ पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज हैं। सो प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज, इनके बीच में चैलेंज। प्रॉब्लम को आप चैलेंज में कन्वर्ट करेंगे, चैलेंज को आप अपनी अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करेंगे। नाउ विल डिस्कस दी challenges Pakistan is facing at the moment. Let's start with COVID-19. सबसे बड़ा चैलेंज हेल्थ केयर इंडस्ट्री, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और पैरामेडिक्स और उनकी जो अलाइड सर्विसेज हैं, पैथोलॉजी की लैब्स हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, उसकी सप्लाई चेन है। आपने देखा चाइना से धड़ाधड़ जहाज आ रहे हैं और उसमें हमारी चीजें आ रही हैं। बट ये पैंडेमिक में आके हमने मैनेज किया। हमें इससे पहले अंदाजा नहीं था कि व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट और व्हाट इज डिजास्टर रिकवरी। एनडीएमए और पीडीएमए और ये जो हमने लोकल प्रोविंशियल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई हुई है, उसने अपने आप को कैसे मैनेज किया। ऑल्दो कि मैनेज कर लिया, काफी हद तक चीजें कंट्रोल में हैं, लेकिन क्या यही तरीका था मैनेज करने का? दूसरी हमारी फर्स्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री, दूसरी हमारी आज के दौर में जो हम भुगत रहे हैं सबसे लार्जेस्ट चैलेंज, वो एजुकेशन इंडस्ट्री का है। मैं उसको इंडस्ट्री लुगी मैनों में कह रहा हूँ, नॉट एज अ बिजनेस उसको इंडस्ट्री कह रहे हैं, क्योंकि वो मैच नहीं करता। ऑल्दो कि लोग उसको प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस और स्कूल्स उसको बिजनेस की तरह रन कर रहे हैं, बट बाय ऑल मीन्स दैट इज अ रिस्पेक्टेबल बिजनेस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस डिपार्टमेंट और दिस सेगमेंट ऑफ द इंडस्ट्री इज लैकिंग इन पेंडेमिक। आप देख लीजिए 15 फरवरी से ऑनवर्ड तालीमी इदारे बंद हैं। उन्होंने फिर ऑनलाइन शुरू किया, फिर बंद कर दिया, फिर अब नजर आया कि नहीं, दिसंबर 2020 तक या एट लार्जर स्केल 2021 तक, अगले साल के दिसंबर तक क्लासेस शुरू नहीं होंगी। नाउ दिस इज अ चैलेंज। पहले ये प्रॉब्लम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल ओनर्स के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी ओनर्स के लिए, और सबसे बड़ी बात जो स्टेक होल्डर्स हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए। अब इस प्रॉब्लम को चैलेंज में कैसे कंसिडर करना है आपने अपने माइंडसेट से, और इसको फिर आपने कन्वर्ट कैसे करना है एक अपॉर्चुनिटी में, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन में आपके ट्रांसपोर्टेशन आप देख रहे हैं इस वक्त, आटे की, चीनी की, फूड पार्टिकल्स की, फूड आइटम्स की,
उन सबको आप कैसे लेके आते हैं अपने मेन स्ट्रीम बिजनेस में, उसके चैलेंजेस हैं। मास ट्रांजिट सिस्टम आपका जो है वो एक चैलेंज है। आपके एग्रीकल्चर बहुत बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी है, चाहे आपकी इंटरनल सिक्योरिटी है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त दहशतगर्दी की जद में हैं हम। ये ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स, चैलेंज और चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर आप एज ए कंसल्टेंट क्या देखते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। देन आपका वाटर रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ वाटर इज अ चैलेंज, एक्सेस ऑफ वाटर इज अ चैलेंज इन पाकिस्तान। ग्लेशियर पिघलते हैं गर्मियों में, सैलाब आ जाते हैं, हमारे गांव देहात, जमीनें, फसलें तबाह हो जाती हैं, और वो पानी हम जाया करके समुद्र में फेंक देते हैं। पीने के पानी की कमी है, साफ प्योर पीने का पानी, उसकी कमी है, उसको हम मैनेज नहीं करते। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स चैलेंजेस में कन्वर्ट होती हैं, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होते हैं, और फिर हम इसको अपने कंसल्टिंग बिजनेस में लेके आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर उसको मैनेज करते हैं। इसके अलावा कुछ और अलाइड बिजनेसेस हैं। साइबर सिक्योरिटी एक नया चैलेंज आ गया है, डिजिटलाइजेशन एक नया डिपार्टमेंट बन गया है ग्लोबली, और उसके अगेंस्ट अब जो डिग्रीज आ रही हैं एजुकेशन सेक्टर की, वो अब टिल्ट हो रही हैं टुवर्ड्स टोटल डिजिटलाइजेशन। तो हमें उसको केटर करना है कि हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं 13 के करीब हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सेक्टर है। पाकिस्तान की जो बका है, पाकिस्तान की जो सलामती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हम समझते हैं कि शायद इसमें कोई ऐसा मुश्किल वो नहीं है, अब आईटी आ गई है तो आईटी में ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब हम अपना आटा, अपनी गंदम जो है वो सिक्योर कर लेते हैं, अपनी चीनी सिक्योर कर लेते हैं। हमें मैनेज करने की ज़रूरत है कि हमें सबसे ज़्यादा जो एडिबल चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में जो ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है, वो ऑयल और घी पे है। हमें ओवरऑल जो वैसे इंपोर्ट बिल हमारा है उसमें पेट्रोलियम सबसे बड़ी हमारी चैलेंज है। तो ये दो एरियाज जो हैं, उसको एडिबल ऑयल को हम खाने पीने की चीज़ों के साथ, फसलों के साथ मैनेज कर सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को रीस्ट्रक्चर होने की ज़रूरत है कि हमारा सबसे बड़ा जो इंपोर्ट बिल है वो कुकिंग ऑयल और खाम माल जो उसका होता है, और घी, इसके लिए जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं उस पर खर्च होता है। और जेनेरिक अगर हमारी इंपोर्ट बिल देखी जाए तो उसमें हमारे पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं, उसके अंदर बिल हमारा जाता है या ज़र मुबादला हमारा खर्च होता है, जो हमारे इस ट्रेड बैलेंस को ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें इन चीज़ों को एज ए कंसल्टेंट देखने की ज़रूरत है, चाहे हम किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे हम किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, चाहे हम किसी गवर्नमेंट सेक्टर की किसी मिनिस्ट्री को एडवाइस कर रहे हैं या हेड कर रहे हैं, या हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं। तो हमें इन चीज़ों को इस पूरी कैबिनेट के साथ, अपने पूरे चारों छह प्रोविंसेस के साथ, और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ हमें कनेक्ट करना है। ये जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही हैं, इनको हमने चैलेंजेस में कैसे कन्वर्ट करना है, इनको हमने अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर इसके लिए हमने अपनी जॉब्स को कैसे सिक्योर करना है, कनेक्ट करना है, और लोगों को कैसे जॉब्स के अंदर लेके आना है। ठीक, एक बहुत बड़ा सेक्टर जो इस वक्त गवर्नमेंट ने पिन पॉइंट किया है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जिसमें रियल एस्टेट भी आता है, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री भी आती है। टोटलिटी में कुछ 48 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली इस बिजनेस से रिलेटेड हैं, और 72 एट लार्ज, उसमें ये 48 भी शामिल हैं, और बाकी कुछ और इंडस्ट्रीज हैं जो इनडायरेक्टली इसके अंदर शामिल होती हैं। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट इंडस्ट्री में सीमेंट इंडस्ट्री आती है, स्टील इंडस्ट्री आती है, ईंटों के भट्टे जो हैं वो आपके, या ब्लॉक सिस्टम है कराची में, तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो सपोर्ट करती है, या उनका बिजनेस या उनका पहिया चलता है जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है। इस तरह रियल स्टेट अगर ग्रो कराना है, उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन को हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। और उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि लोग इस वक्त किराए के घरों में रहते हैं, या उनके लिए कच्ची बस्तियां हैं, जिसमें हमारा मेरे ख्याल 16% लोग जो हैं पाकिस्तान में वो कच्ची बस्तियों में रहते हैं। और मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट अप्रोक्सीमेटली कोई 48% के करीब लोग जो हैं वो हमारे किराए के घरों में रहते हैं, उनके पास अपने घर नहीं है।
तो उन लोगों के पास एक बर्डन है कि वो 50 साल भी जिंदगी गुजार के तो किराए के घरों में ही रह रहे होते हैं, उनकी अपनी कोई ओनरशिप नहीं होती। जबकि दुनिया भर की जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, या जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, उसके ऊपर हम एक पूरा सेशन रखेंगे, तो दुनिया भर में इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं और हाउस बिल्डिंग की जो महकमे हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रियां हैं, उनका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, अगर हम गवर्नमेंट के इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो दो सियासी नारे थे इलेक्शन के दौरान में, जो उनका मैंडेट था या उनका जो चार्टर था जिसमें उन्होंने वादे किए थे कौम से, तो वो दो मेजर चैलेंजेस जो हैं वो आपकी इन 13 इंडस्ट्रीज को रिवॉल्व करते हैं, या 13 इंडस्ट्रीज को, 13 जो डिपार्टमेंट्स हैं जो हमने गिने हैं, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, एजुकेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, सारे जो हम बोले, इनमें हम अपनी गवर्नमेंट के जो दो चैलेंज हैं, 1 करोड़ नौकरियां, जॉब्स, और दूसरा है 50 लाख घर। प्रैक्टिकली अभी इस गवर्नमेंट को जो मैं समझ रहा हूँ वो बहुत सारे और चैलेंजेस आ गए हैं। कोविड-19 एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फिर उसके अलावा बाकी जो प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं। इन माय ओपिनियन ये दोनों चीजें, ये दोनों टास्क जो गवर्नमेंट ने अपने लिए सेलेक्ट किए थे एक सियासी नारे के तौर पे, ये बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं। और मजे की बात है कि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 72 इंडस्ट्रीज आपकी रीवाइटलाइज होती हैं, रीस्ट्रक्चर होती हैं, काम पे लग जाती हैं, और उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं अगर आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जो है उसको स्टार्ट करा। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आपकी ये चीजें बड़े आराम से कनेक्ट होती हैं। उसके बाद आपका एजुकेशन सेक्टर है और आपका हेल्थ केयर सेक्टर है, आपका सप्लाई चेन है, मास ट्रांजिट सिस्टम है। इसको अगर हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, आप ये देखिए कि एक छोटी सी एफर्ट एक प्राइवेट कंपनी ने शुरू की, एक 10 साल 11 साल पहले नेस्ट में बच्चों का एक बिजनेस प्लान कंपटीशन था स्टूडेंट्स का। उसमें एक बच्चे ने आइडिया दिया था 11 साल पहले कि जी टैक्सी सिस्टम जो है इसको हम कंप्यूटराइज कर दें, और एक ऐप होनी चाहिए, आपको जहाँ चाहिए हो आपकी गाड़ी वहां पे आ जाए, उसका मीटरिंग भी जो है वो ऑनलाइन वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, उसका एक फार्मूला डिवाइस कर लें वगैरह वगैरह, जीपीएस बेस्ड हो। और वो फिर उबर और क्रीम की शक्ल में सामने आया। बाद में आपने देखा कि उबर और क्रीम का मर्जर हो गया, ग्लोबली एक्विजिशन कर लिया उबर ने क्रीम का। ये सारे प्रोसेसेस कैसे होते हैं, ये मर्जर्स कैसे होते हैं, ये एक्विजिशंस कैसे होती हैं। फिर हम 6 यूनिट्स की बात करते हैं। पाकिस्तान में 60% से ज्यादा इस वक्त जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, चाहे वो बाकी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, एसएमई सेक्टर है, वो इस वक्त बंद पड़ी है। उसके बहुत सारे रीजन है। एक बहुत बड़ा रीजन उसका इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा बड़ा रीजन है गैस की अनअवेलेबिलिटी है। ये दो एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स हैं पाकिस्तान में। तीसरे नंबर पे फिर फर्नेस ऑयल और बाकी जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कोयला है, कोल की इंडस्ट्री माइनिंग है, और उसके अंदर हम इसको वो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री चल नहीं रही। लैक ऑफ करेक्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट साइड से भी, और जो इसकी ट्रेड बॉडीज होती हैं वो भी अनफॉर्चुनेटली जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस एरिया में उसको नहीं चूज करती हैं अपने लिए। वो अपनी जो फरसूदा और पुरानी टेक्निक्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर में है, चाहे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में, वो हमारे फरसूदा काम जो है पुराने चल रहे हैं, 50 साल पुराने या 100 साल पुराने। और वो लोग समझते हैं कि हमारे बाप दादा ने ये काम किया था एग्रीकल्चर में, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, और ये जो नई टेक्निक्स हैं ये बुरी हैं। तो आई एम सॉरी, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारी एक भैंस जो है वो जितनी खुराक खाती है 12 किलो दूध देने के लिए, उससे आधी खुराक खा के 48 किलो दूध एक गाय देती है। तो दोनों की कॉस्ट परफॉर्मेंस रेशियो, जो आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आप देख लें, तो एक कंसल्टेंट जो है वो ये देखता है कि मुझे जब अपने मुल्क में, और फॉर्चुनेटली आप देखें कि पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे है दूध पैदा करने वाले मुल्कों में, 4th नंबर, लेकिन हमारे यहाँ जो दूध की शेल्फ लाइफ है 4 से 6 घंटे है। उसके बाद हमारा दूध जो है वो खत्म हो जाता है किसी भी एंगल से। उसको हम कहीं कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास वैल्यू एडिशन नहीं है, हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं है, हम उसमें से चीज नहीं बना रहे, हम उसमें से मक्खन नहीं बना रहे, हम उसमें से दही नहीं बना रहे, हम उसमें से फ्लेवर्ड मिल्क नहीं बना रहे, हम उसके अंदर वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, और जो ओरिजिनल देसी घी होता है हम वो नहीं बना रहे उसमें से। लेकिन
अगर चौथे नंबर से अगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ लाइफ स्टॉक और डेयरी पोल्ट्री डेयरी बिजनेस से या इसकी जो मिनिस्ट्री है उससे, यदि चौथे से तीसरे नंबर पे लाना है, तो वो क्या एफर्ट्स होंगी, वो क्या पैरामीटर्स होंगे, वो आपने अंडरस्टैंड करने हैं कि गाय और भैंस की जो कन्वर्जन है प्रोडक्टिविटी की और प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें 1/3 का फर्क है। गाय कम खुराक खाती है, ज्यादा दूध देती है। भैंस ज्यादा खुराक खाती है और 1/3 कम दूध देती है। तो इस फिलॉसफी को, इस फिनोमिना को समझने की जरूरत है। फिर हमें अपने जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो हेल्थ केयर को और हमारी डाइट्स को मैनेज करते हैं, उनको हमें अंडरस्टैंड कराने की जरूरत है कि वो पब्लिक से मुखातिब हों और ये कैंपेन्स रन करें कि गाय का दूध भैंस के दूध से कम नहीं है। रादर अगर इंटेलेक्ट के हिसाब से देखा जाए, जहानत के हिसाब से देखा जाए, या जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी है, तो उस लिहाज से भैंस के दूध की निस्बत गाय का दूध जो है वो ज्यादा अच्छा है, दूध हजम है, ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा बेनिफिट्स हैं उसके। और सबसे बड़ी बात कि 12 किलो और 48 किलो में 4 टाइम का फर्क है। हम उसको मैनेज नहीं कर रहे। हमें उन गायों की रिप्रोडक्शन पे काम करना है। पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन जो होती है, जिसमें आप गाय के जो बछड़े होते हैं या गाय की जो बछिया होती है, बच्चे जो होते हैं, उनको आपने प्रोड्यूस करना है यहाँ पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में होता है, हॉलैंड में होता है। आपने उनको कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये कंसल्टिंग के बिजनेस में आएगा। एग्रीकल्चर कंसल्टिंग आप कहेंगे इसको। फिर आप जितना मैनेज कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन, पाकिस्तान में मैक्सिमम 40, 45, 50 किलो किसी आइडियल फॉर्म में, एक आइडियल कंडीशन में हम उसको मैनेज करके 60 किलो तक भी ले जाते हैं पर एकड़ गंदम की पैदावार। तो आई एम सॉरी, दुनिया में ये 150 किलो तक पहुंच चुकी है। तो आपने उसको 150 मन तक पहुंच चुकी है, आपने इसको मैनेज करना है। इसी तरह चाइना बहुत आगे है। पानी का कम से कम इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में। अभी हम सारी स्कोपिंग कर रहे हैं कि ये सारी इंडस्ट्री जो है इसके अंदर कितने कितने एरियाज आ सकते हैं जिनको कि हम ले सकते हैं। पानी की पर एकड़ यूसेज और उसकी अगेन गाय और भैंस की तरह कंजम्पशन टुवर्ड्स दी प्रोडक्टिविटी। इस तरह पोल्ट्री की इनटेक क्या है और पोल्ट्री का आउटपुट क्या है, चाहे वो अंडे की शक्ल में है, चाहे गोश्त की शक्ल में है, ब्रायलर है या लेयर है, दोनों की शक्ल में हमारी मुर्गी जो पाकिस्तान में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका पानी का इनटेक बहुत ज्यादा है और उसका फीड का इनटेक बहुत ज्यादा है। और उस इनटेक की वजह से उसकी जो आरओआई है, उसकी खुराक ज्यादा खाती है, वो गोश्त कम देती है, अंडे कम देती है, उसके बदले में खुराक ज्यादा खाती है, उसके बदले में पानी ज्यादा पीती है। हमारी गाय और भैंसों में भी पानी का जो इनटेक है वो बहुत ज्यादा है। पर गैलन हम कैलकुलेट करते हैं उसको, पर लीटर कैलकुलेट करते हैं उसको। ये जो माहिरीन है लाइफ स्टॉक, डेयरी और पोल्ट्री के, वो इसकी ज्यादा तफसील में जब आप उस एरिया में जाएंगे तो फिर आपको उस एरिया को एड्रेस करना पड़ेगा। ये हमारे सेक्टर हैं, इसको हम टोटलिटी में एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके जाएंगे, लाइफ स्टॉक और डेयरी और पोल्ट्री में लेके जाएंगे। फिर गोश्त की एक्सपोर्ट है। पाकिस्तान की अपनी जरूरियात पूरी नहीं होती। आप देखते हैं कि चिकन की जो प्रोडक्शन है और सप्लाई, वो कितना जबरदस्त तरीके से वेरी करती है। हम एकदम ऊपर चले जाते हैं, 400 रुपए किलो गोश्त हो जाता है जिंदा मुर्गी का, और एकदम हम 100 रुपए पे आ जाते हैं 2 महीने के अंदर। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, ये डिमांड और सप्लाई पे बेस करती है। डिमांड और सप्लाई जो है वो पोल्ट्री फार्मर्स की जो नॉलेज है, या उनको जो अगेन क्राइसिस मैनेजमेंट उनके लिए जो होते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है और वगैरह वगैरह। इन सब चीजों में जब हम आते हैं तो हम उसको नहीं देख पाते या हम उसको नहीं मैनेज कर सकते कि ये चीजें उन्होंने बाय द बुक, बाय स्ट्रेटजी, बाय सिनेरियो प्लानिंग, बाय रिक्वायरमेंट, और इन इन सेक्टर्स को कैसे आपने प्रॉस्पर करवाना है टुवर्ड्स दी अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स, ये कंसल्टेंट का काम है। अब वो कंसल्टेंट जो है वो इन तीनों 13 एरियाज में, मास ट्रांजिट सिस्टम से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, प्रोडक्शन से लेके, डिजिटलाइजेशन से लेके, मैं टोटलिटी में आईसीटी इंडस्ट्री को डिजिटलाइजेशन में बोल रहा हूँ। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका एक सब पार्ट है डिजिटलाइजेशन। लेकिन इस वक्त लीड ले रहा है ये फिनोमेना कि ये बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंडर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, या ई लर्निंग की बात करते हैं, ई एजुकेशन की बात करते हैं। तो इन ई एजुकेशन की चीज़ों में जब हम इस एरिया में आएंगे तो हमें डिजिटलाइजेशन की हेल्प लेके इसको बड़ी जल्दी मैनेज करना हमें आ जाएगा। वरना हम उसको
इस वक्त जो क्लासें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम अगर नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चों का एक साल पूरा ज़ाया हो जाएगा। एक सेमेस्टर अभी ज़ाया होने वाला है, बहुत सारे उसको मैनेज किया है, लेकिन हमने उसको बार्गेन करके मैनेज किया है या हमने कंप्रोमाइज़ किया है। इस वक्त हमारे वो डिपार्टमेंट जो लाइव क्लासें लेने के मुहताज नहीं है, जैसे आप हेल्थ केयर में ये रिस्क नहीं ले सकते, आप इंजीनियरिंग के जो डिज़ाइन, इंजीनियरिंग के जो खास सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आप ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस का रिस्क नहीं ले सकते। इसी तरह जो और आपकी सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आप ये रिस्क नहीं ले सकते। जनरल एजुकेशन में आप ज़रूर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वक्त भी हमने जो 9th के बच्चों को 10th में प्रमोट किया है, 10th के बच्चों को 9th के रिजल्ट के बेस पे प्रमोट किया है। इसमें कोई बहुत बड़ा सेटबैक तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे अनफेयर जो नालायक लोग थे वो भी पास आउट हो गए हैं, अब वो अगले उसमें एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सेम फिनोमिना है। तो इसके रिजल्ट हमें भुगतने पड़ेंगे आगे जाके क्वालिटी पे। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो डिजिटलाइजेशन से ही पॉसिबल है। और डिजिटलाइजेशन आपकी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री कह लें या कम्युनिकेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उससे रिलेटेड है। उसमें आपके जो टेलीकॉम सेक्टर के चारों प्लेयर्स हैं, आपका पीटीसीएल है, इनकी परफॉर्मेंस और इनकी एक्टिविटी और इनका जो बैंडविड्थ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और इनकी जो लास्ट माइल अप्रोच है जिसमें ये अपने सारे सेक्टर्स को साथ लेके जोड़ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा बिजनेस एनहांसमेंट आ गई है। फॉर एग्जांपल, कुछ जगहों पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बैठी है, कुछ जगहों पे कॉल सेंटर्स बैठे हैं, कम हुआ है उनका बिजनेस, लेकिन साइमल्टेनियसली कुछ जगहों पे ई लर्निंग और ई हेल्थ के ऊपर, एम हेल्थ के ऊपर, यू हेल्थ के ऊपर आपकी ऑनलाइन यूटिलाइजेशन बढ़ गई है। तो आपका आपका जो जॉब्स हैं इस एरिया में वो एनहेंस हो गई हैं। तो जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज में कैंपस मैनेजमेंट सोल्यूशन से लेके और लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन और टोटल ईआरपी जो है वो सारी डिजिटलाइजेशन पे बेस करती है। और डिजिटलाइजेशन जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेज और टेलीकॉम सेक्टर और कनेक्टिविटी और इंटरनेट उसके ऊपर बेस करती है। तो जब हम इन सब चीजों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमें इन चीजों को कनेक्ट करके हम अपनी जॉब्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमें रिसर्च करने की जरूरत है, स्ट्रेटजी मैपिंग की जरूरत है, हमें सिनेरियो प्लानिंग की जरूरत है कि हम ये देखें कि हमारे किन एरियाज में जॉब्स खाली पड़ी हैं। हमारे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज और क्लिनिक्स जो हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें लोग पूरे नहीं हैं, डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं, पैरामेडिक स्टाफ पूरा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग पूरे नहीं हैं। इसी तरह हमारा जो सप्लाई चेन का महकमा है उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खाली पड़ी हैं। हमारे जो मास ट्रांजिट सिस्टम है उसके अंदर खाली पड़ी हैं। एजुकेशन सिस्टम तीनों सेगमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज में आज तक मैंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी जिसमें सीटें पूरी हों। अगर उस यूनिवर्सिटी को 100 लोगों के साथ ऑपरेट करना है तो उसमें वो 100 लोग उसी कैलिबर के हों और पूरे हों, दोनों चीजों का फुकदान है। ये अपॉर्चुनिटीज है। इसको आपने क्रैश प्रोग्राम के तहत फैकल्टी डेवलपमेंट करके आपने लेके आना है और आपने अपनी सीटें पूरी करनी है। जब आप सीटें पूरी करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर के उस स्कीम को सपोर्ट मिलेगी जिसमें 1 करोड़ लोगों को आपने नौकरियां देनी है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपने आना है तो आपने 72 इंडस्ट्रियों को साथ में चलाना है और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। आपकी सीमेंट इंडस्ट्री अगर पूरे थ्रॉटल पे काम करेगी, आपके जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं वो पूरे थ्रॉटल पे काम करेंगे। अच्छा, फिर अगेन प्रोडक्टिविटी का और प्रॉफिटेबिलिटी का इशू है हमारे इन भट्टों में कि हम पाकिस्तान में सारे लेवल्स पे एट लार्ज एनर्जी, जिसमें हाइडल एनर्जी भी आती है, जिसमें सोलर एनर्जी भी आती है, जिसमें आपकी तेल से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स हैं, फर्नेस ऑयल उसमें शामिल है, पानी के बिजली पैदा करने वाले जो प्लांट्स हैं, फिर हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है पावर प्लांट से लेके एंड यूजर तक बिजली पहुंचाने का, उसमें पहले तो 15 से 30% के दरमियान में लॉसेस थे। अब उन्होंने कुछ मिनिमाइज किए हैं, वो 20-22% तक अभी भी फ्लोट कर रहे हैं। 15% भी क्लेम करते हैं कुछ सेगमेंट्स जो ट्रांसमिशन के हैं, लेकिन हमारा बिजली का जो लॉस है वो सबसे ज्यादा है, थेफ्ट सबसे ज्यादा है। इसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। अब इसको मॉडर्नाइज करेंगे तो अगेन इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी और हम अपने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को इसके अंदर जॉब दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी वाटर सेंटर्स जो हैं उनकी
हमारा मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एक एडवांस स्टडी सेंटर है वाटर पाकिस्तान और यूएस के साथ मिलके यूएसएआईडी ने उसको स्पॉन्सर किया है। $20 मिलियन का प्रोजेक्ट है। एनर्जी की मैनेजमेंट में नस्ट और यूईटी पेशावर का एक जॉइंट वेंचर है, वो $20 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें 5 साल के लिए ये एडवांस स्टडी सेंटर डेवलप किया गया, जिसमें फैकल्टी और स्टूडेंट्स को ग्रूम किया जा रहा है कि वो हमारे एनर्जी से चैलेंजेस को देखें। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप कह लें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडवांस स्टडी सेंटर बना है, उसमें कुछ चैलेंजेस थे, उसको बहरहाल मैनेज कर लिया गवर्नमेंट ने और अभी दोबारा से उस सेंटर को रिवाइव किया जा रहा है। ये 3 मेजर सेक्टर अगर हमारे ठीक हो जाते हैं और एडवांस स्टडी सेंटर से हमारे इन सेंटर्स को हम एडवांस लेवल पे ले जाते हैं, जिसमें हमारे प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में, प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस में और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने के लिए ये तीनों मेजर डिपार्टमेंट जो हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। इसकी जो डिपार्टमेंट्स की जो एफिशिएंसी है, आप ये देखें कि 73% हमारी पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में गांव देहात में रहती है और इस बिजनेस से रिलेटेड है। विमेन डेवलपमेंट की बात करते हैं या विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या विमेन की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी बिल्ट इन है हमारे सदियों से हमारे सेक्टर में। उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, उसको आसान करने की जरूरत है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। उसके बाद हम वाटर रिसोर्सेज पे आते हैं। वाटर रिसोर्सेज पे इसको डिप्लॉय करने की जरूरत है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर नई मॉडिफिकेशंस, हमारे बैराज हैं, हमारे जितने सेंटर्स हैं उसको लेके, हमारे जितने पानी के रिजर्वायर हैं उनको लेके मॉडर्नाइज बनाने की भी जरूरत है, डैम बनाने की भी जरूरत है, और उसके जो नालियां और खाले और राजवाए हैं, नहरें हैं, उसके जो जितने भी आप समझ ले चैनल्स हैं, उनकी सफाई, भल सफाई जिसे हम कहते हैं, उसकी वही बड़ी बेसिक चीज है। बाखुदा इसकी सफाई करने की जरूरत है, किनारे मजबूत करने की जरूरत है, ताकि पानी इधर उधर ना जाए, पानी सीधा डैम्स में जाए, डैम से आके आगे हमारी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल हो। फिर खेती बाड़ी के जो हमारे पानी इस्तेमाल करने के जो मैकेनिज्म है, जिसको हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं, अभी भी पाकिस्तान का जो मेजर सेक्टर है एग्रीकल्चर में, वो फ्लड इरिगेशन पे काम करता है। यानी खेत में एक तरफ से पानी लगाया और पूरा खेत भरने में 1.5 घंटा लग गया, 1 एकड़। 1 एकड़ 20 मिनट में भरता है अगर आप उसके अंदर खालियां बना दें, नालियां बना दें और आप उसको एक फ्लो में चलाएं। नंबर 1। नंबर 2, आप कौन सी फसलें उगा रहे हैं, आपको इन चीजों पे मैनेज करने की जरूरत है। आप कौन से दरख्त लगा रहे हैं, यहाँ पे सफेदे का दरख्त सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है पानी सक करने में। हमारे पाकिस्तान की पानी की जो सतह खराब की है एग्रीकल्चर के हवाले से, वो इन सफेदे के दरख्तों ने की है, जो कि हमारे मुल्क में लगा दिए गए। एक साजिश समझता हूँ मैं ये कि ये सेम और थोर के इलाकों में तो ठीक है, उसको पानी की लेवल को बेहतर करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड ये नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को। तो हमें कौन सी फसलें उगानी है, कितने पानी के साथ उगानी है, उनकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या है, उसके बाद उनकी वैल्यू एडिशन और रॉ मटेरियल किस चीज में इस्तेमाल होगा। इसी तरह टेक्सटाइल सेक्टर में हम सिर्फ कपास पैदा कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ साफ करके बनवाला निकाल के, और हम उस कॉटन की बेल्स को मेजॉरिटी ऑफ दी परसेंटेज यानी 60-70% जो है हम ये बांग्लादेश को और बाकी मुल्कों को बेच देते हैं। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हम उसकी वैल्यू एडिशन करते? कितना बड़ा बिजनेस उससे ग्रो कर सकता है। वैल्यू एडिशन में फिर बेड शीट्स है, लिनन है, कपड़ा बनाने की है, रॉ कपड़ा बना के उसके ऊपर प्रिंटिंग करके, स्टिचिंग करके, बेड शीट्स बना के, और रजाइयां और इसकी जो क्विल्ट्स बनती हैं वो बना के, अगर आप इस बाहर बड़ी छोटी सी चीज लग रही है, बाखुदा इट्स $1 मिलियन बिजनेस। फिर आप कपड़े, रेडीमेड कपड़े जो हैं, बांग्लादेश हमसे कॉटन लेके उसकी वैल्यू एडिशन करके दुनिया भर में उसने पाकिस्तान के लिए चैलेंज बना दिया है। हम उस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे टेक्सटाइल कॉलेज जो यूनिवर्सिटी बन गया है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी जो है, उसको एक बहुत मेजर रोल अदा करना है। और जितना बड़ा सेक्टर है उस लिहाज से एक यूनिवर्सिटी काफी नहीं है। एक छोटा सा कैंपस हमने उसका कराची में बनाया हुआ है, जो कि कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो काफी नहीं है। हमें कम से कम टेक्सटाइल सेक्टर को हैंडल करने के लिए 10 तरह की यूनिवर्सिटीज बनाने की जरूरत है। और उसमें जो बीबीए हम करा रहे हैं वो टेक्सटाइल बिजनेस डेवलपमेंट का बीबीए होना चाहिए। हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ जो 12 इंस्टीट्यूट रिलेटेड हैं, उनके जो कैंपसेस हैं, उसमें 12 इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट टेक्सटाइल बेस्ड होना चाहिए।
एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्री बिजनेस डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, हेल्थ केयर में हेल्थ केयर बिजनेस सेक्टर डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। तो ये इतनी सारे अगर हम अपॉर्चुनिटीज ले आते हैं तो फिर क्या हमारे स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलेगी? क्या हमारे स्टूडेंट्स जो बीबीए करके इस वक्त वेले बैठ फिर रहे हैं, क्या हमारे जो इंजीनियरिंग के लोग इस वक्त वेले फिर रहे हैं, उनके करिकुलम में अगर 1 या 2 सेमेस्टर हम ऐड कर दें उनके रेलेवेंट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम की डेवलपमेंट, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट में जाके काम करेंगे। ऑल्दो कि एनर्जी मैनेजमेंट की अलग डिग्री अब चल पड़ी है, लेकिन डिफरेंसेस कितने हैं, लेट मी टेल यू। होश रुबा, माइंड बॉगलिंग। पाकिस्तान में 84% एनर्जी हम जाया करते हैं। जाया कैसे करते हैं? हमारे पंखे बहुत ज्यादा एनर्जी खाते हैं, बिजली खाते हैं। हमारे जो पानी की मोटरें हैं, हमारे जो वॉशिंग मशीनें हैं, हमारे जो एयर कंडीशनर्स हैं, अभी तक विंडो टाइप एसी चल रहे हैं हमारे पास, अभी तक हमारे पास स्प्लिट यूनिट जो चल रहे हैं वो ट्रेडिशनल स्प्लिट यूनिट चल रहे हैं। अब उसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है? अगर हम बल्ब पे आ जाते हैं तो एक 100 वाट का बल्ब 40 वाट की ट्यूबलाइट में कन्वर्ट होता है, 13 वाट के एनर्जी सेवर पे कन्वर्ट होता है, उसके बाद 4 वाट के 3 वाट के उस पे आ जाता है उसके ऊपर उसके बाद फिर SMD 5वें लेवल पे आ जाती है जो 2 से 2.5-3 वाट पे बेहतरीन ग्लो देती है आपको और बेहतरीन वो काम कर रही है। अगर हम पूरे पाकिस्तान के एनर्जी यूटिलाइजेशन सिर्फ बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की देख लें, उसके ऊपर एक क़यामत है ये। हम 17,000 मेगावाट जो बिजली पैदा कर रहे हैं, बाखुदा अगर आप मुझसे पूछें तो हमें एक भी मेगावाट ज्यादा पैदा करने की जरूरत नहीं है अगर हम अपने ये 2 फिनोमिना जो हैं इसको देख लें। फिर इंडस्ट्री के अंदर हमारी जो लॉसेस हैं इसके सिंपल आप देखिए, किसी जगह पे जो कढ़ाई गोश्त बन रहा है उसके नीचे जो गैस चल रही है उसमें साइडों पे कितनी एनर्जी जो है वो जाया हो रही है, शोले बाहर निकल रहे हैं और वो एनर्जी खत्म हो रही है। हमें इस एनर्जी को बिजनेस एंगल से, यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंगल से मैनेज करने की जरूरत है। और इस मैनेजमेंट में जब हम आएंगे तो ये हमारे सारे केडर, इतने सारे लोग इस वक्त हमारे इस शो को देख रहे हैं, ये सब लोग एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं। और हमने इस शो में, हमने इस सेगमेंट में ये अंडरस्टैंड करना है कि ये चैलेंजेस जो हमने अभी गिने हैं इनको हमने कैसे मैनेज करना है और इसको हमने इंडस्ट्री के साथ कैसे कनेक्ट करना है और इसको हमने सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्ट करना है। फिर हमारा एनवायरनमेंट का मामला है, एनवायरनमेंट का डिपार्टमेंट है जो बड़ा ही आप कह लें सेंसिटिव है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस वक्त इस्लामाबाद में जो टेम्परेचर है और इस्लामाबाद में जो माहौल है एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वो 35 साल पहले वाला माहौल वापस आ गया है। इस पोल्यूशन कम होने की वजह से, जो गाड़ियां ना चलने की वजह से है, चूंकि लॉकडाउन है, जुम्मा हफ्ता इतवार इस्लामाबाद में रिलीजियसली और बाय फोर्स इसकी मैनेजमेंट होती है और एज कम्पेयर टू अदर सिटीज यहाँ पे लोग खुद भी समझदार हैं क्योंकि 90-95% लोग पढ़े लिखे इस्लामाबाद में रहते हैं और पढ़े लिखे से मुराद वो प्रोफेशनल भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अगेन एक्सेप्शंस आर देयर, I9 और I10 और G9 के जो बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं और पारा का जो एरिया है, G6 का जो एरिया है, उसको छोड़ के बाकी जगहों पे एट लार्ज एक अच्छा माहौल है और एक अच्छा प्रोडक्शन चल रही है, ये चीज़ों की मैनेजमेंट चल रही है। हमें इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। फ्यूल एफिशिएंसी का हमारा इतना बुरा हाल है कि हमारे जो ट्रक चल रहे हैं, जो मेजर एक सोर्स है आपका ट्रांसपोर्टेशन का और ख़ास तौर पे ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन का, तो उनके ऊपर जो छज्जा लगा हुआ है जिसको हम ट्रक आर्ट में बड़े खूबसूरत मॉडल बना के अंग्रेज़ों को बेचते हैं, एज ए सुवेनियर लेके जाते हैं, हमने अपनी पीछे रखे होते हैं। आई एम सॉरी, 15 से 18% ये ट्रक का जो छज्जा है ये हवा को रोकता है फ्रिक्शन की वजह से। आपके टायर ज़्यादा घिसते हैं, आपके रोड पे प्रेशर ज़्यादा आता है, आपके इंजन्स की वियर एंड टियर ज़्यादा होती है, ट्रकों की, बसों की। एरोडायनामिक नहीं है हमारी ये ट्रांसपोर्ट और ख़ास तौर पे ट्रक, और मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारी जो हैवी ट्रांसपोर्ट है उसमें ट्रक और ट्राले और कंटेनर्स ये जो इस्तेमाल होते हैं, वो जिन लॉरीज पे रख के हम लेके जाते हैं उनका डिज़ाइन ये वाला है और हम बड़े फख्र करते हैं उसके ऊपर। फिर उस पूरे ट्रक का जो अपना वजन है वो इतना ज्यादा है कि वो जितनी चीजें उसके अंदर रख के ले जाई जाती हैं, क्योंकि वो लकड़ से बनाया जाता है और लोहा ठीक ठाक उसके ऊपर लगाया जाता है। इस तरह हमारे जो कंटेनर्स हैं, हमारे जो बैरल्स हैं,
ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनकी एफिशिएंसी का मसला है। 15 से 18% अगर हम ट्रकों के डिजाइन मॉडिफाई कर लें तो हमारे फ्यूल की कंजम्पशन कम हो सकती है। आई बेट। ये मैंने एक एविएशन सेफ्टी का सेमिनार हुआ था पाकिस्तान में, एक इंटरनेशनल सोसाइटी का चैप्टर है, उसमें मैंने जब ये अपनी सारी थ्योरी पेश की थी तो उन्होंने पहली दफा रियलाइज किया कि अच्छा जी, हम तो इसको बड़ा खूबसूरत डिजाइन समझते रहे आज तक, लेकिन कौन सी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जो इन चीजों के ऊपर काम कर रही है, ये हमें इस्टेब्लिश करना है। और हमने इन यूनिवर्सिटीज के अंदर ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करने हैं जो एनर्जी मैनेजमेंट को सपोर्ट करें, जो एग्री बिजनेस डेवलपमेंट को सपोर्ट करें, जो आपके लाइफ स्टॉक, डेयरी और पोल्ट्री को सपोर्ट करें, जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट को सपोर्ट करें। तो जॉब्स ही जॉब्स हैं आपके पास। आपको ये हजारों की तादाद में लोग चाहिए। 1 साल के अंदर मैं आपको गारंटी कर देता हूँ, आप मुझे आखिरी 2 सेमेस्टर की यूनिवर्सिटियां दे दीजिए, उनके आखिरी 2 सेमेस्टर में मुझे ये पढ़ाने दीजिए, कंसल्टिंग बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप डेवलपमेंट, इसके साथ में कोरिलेट करके इस इंडस्ट्री में। और फिर आपके जो 2 मेजर सेक्टर हैं, वन इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड द अदर वन इज मास ट्रांजिट और ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन। इसके अंदर मैं अगर आपकी सारी यूनिवर्सिटियों के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को, इधर दे आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दे आर बिजनेस स्कूल स्टूडेंट, दे आर सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टूडेंट, उनको जब मैं इस लेवल पे ले आऊं और ये सारी चीजें मैनेज हो जाएं, तो आपकी 1 करोड़ नौकरियां 1 साल में, आप 4 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको 1 साल में एस्टेब्लिश करके देता हूं, मैं आपको डेवलप करके देता हूं और मैं गारंटी के साथ आपको देता हूं। देन हम आ जाते हैं रिकंस्ट्रक्शन या रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर, जो हमारा अगला पोर्शन है। उसके अंदर फिर हम अगले ब्रेक अभी हम लेते हैं 2-3 मिनट में, और उसके 15 मिनट के बाद हम दोबारा शुरू करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसको हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो अगला हमारा जो लास्ट हमारा पोर्शन है वो हमारा आता है, आप ये देख लीजिए इसके ऊपर, इसकी टर्न अराउंड मैनेजमेंट, 6 यूनिट्स का रिवाइवल। अब 6 यूनिट्स में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रेलवे को। रेलवे की मेथोडोलॉजी क्या है, हम अगेन नटशेल में गुफ्तगू कर रहे हैं, एक हेडलाइन गुफ्तगू कर रहे हैं। रेलवे की मेथोडोलॉजी ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बरसगीर में आई, सब कॉन्टिनेंट में, इन्होंने यहाँ देखा कि हमारे पास अनाज बहुत अच्छा है, फसलें हमारी बहुत अच्छी हैं, इतनी फसलें यूरोप के किसी मुल्क में उस वक्त नहीं होती थी। उन्होंने इसको सोने की चिड़िया डिक्लेयर किया और इसके ऊपर कब्जा किया। जिस तरह भी उन्होंने देवबंदी, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी के अंदर डिवाइड किया, हमें इंडियन और हिंदू और मुस्लिम के फसादात शुरू करवाए। पहले ऐसा नहीं होता था। लॉर्ड मैकाले की जो स्टेटमेंट है वो ये बताती है कि यहाँ तो किसी को कोई पता ही नहीं है कि मजहब क्या होता है, सब अपने अपने मजहब को प्रैक्टिस करते हैं और खुश हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं, और खेती बाड़ी है, यहाँ पे कोई फकीर नहीं है। लॉर्ड मैकाले ने अपनी उस रिपोर्ट में लिखा है, मुझे यहाँ कोई बैगर नजर नहीं आया। लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हमदर्दी करते हैं, लव करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, और फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, सोशल बाइंडिंग्स बहुत स्ट्रांग है, और उसमें कोई सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, उसकी कोई कैद नहीं है, पारसी, यहूदी, कोई भी यहाँ पे जिस मजहब का भी है वो अपने आप को प्रैक्टिस कर रहा है, खुश हैं, और सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने आके जब यहाँ की इंडस्ट्री देखी और यहाँ का जो मटीरियलाइज सिस्टम देखा, तो उसको जब उन्होंने मैनेज किया, मैं एक मिनट कैमरा थोड़ा सा सेट कर लूं, ये डिलीट कर गया नीचे। तो उन्होंने जब इसको देखा तो उसके बाद उन्होंने एनालाइज किया, वही बात आज सुबह मैं अपनी बेगम से डिस्कस कर रहा था कि 50 साल आगे की यहूदी और अंग्रेज जो हैं वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद वो 5th जनरेशन वॉर अभी जो हमारे मुल्क में चल रही है, जिसमें हमारी फौज के खिलाफ वो लोगों को भड़का रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बातें हो रही हैं, सियासी लीडर्स को गंदा किया जा रहा है। ये 5th जनरेशन वॉर है, और इसमें बड़ा सिंपल उनका तरीका है कि सोशल मीडिया पे शोशे छोड़ दें और उसके बाद लोग खुद ही आपस में उसको गरीबों में तकसीम करते रहेंगे। तो हमें अपने सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जा रहे हैं उनसे इन चीजों को प्रोपिगेट करना है। हमारे पैमरा को ये अकल के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। हमारे जो चैनल्स हैं 69 टीवी चैनल्स, उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। और हमें, मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना 5th जनरेशन वॉर से टीवी चैनल्स के थ्रू हम जो गंद फैला रहे हैं, ड्रामों में जो हम करप्शन, मॉरल करप्शन, और हमारी जो सोशल लाइफ की करप्शन दिखा रहे हैं, हम इतने करप्ट नहीं है जितना हम दिखा रहे हैं। हमारे इस दिखाने से हम ज्यादा मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। हमारे लोग जो हैं, हमारा कोई ड्रामा आप उठा के देख लीजिए,
उसमें दो दो बीवियां, तलाकें, इसको छोड़ के उसके साथ, उसको छोड़ के उसके साथ, और एक बीवी के रहते हुए आप दूसरी औरतों के साथ, ये फिफ्थ जनरेशन बहुत, इससे ज्यादा और क्या होगा। हमारे उलमा कराम को जिस तरह तजलील हम करते हैं, उनका जो मजाक उड़ाते हैं, उनकी जो हम तहकीर करते हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, उनकी बातों को आगे ले जाने की जरूरत है। हमारे अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसा दुनिया में कोई बंदा नहीं है, हमें उसको मोटिवेट करने की जरूरत है। डॉक्टर अमजद साकिब का निमुल बदल कोई नहीं है। 120 बिलियन रुपए का उन्होंने एक फंड क्रिएट किया है, जो पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो हमें अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू, हमारे आज के सेशन के थ्रू, हमने ये कैपेसिटी डेवलप करनी है अपने अंदर कि जितने रिलेटेड इदारे हैं ये, उनको कैसे मैनेज करना है। तो मैं रेलवे की बात कर रहा था, मैं 5 मिनट और ले लूं, फिर हम वक्फा कर लेते हैं, हम 35-40 मिनट तक उसको बढ़ा लेंगे। 15 मिनट में मुझे थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट करनी है, और असर की नमाज भी पढ़ लेते हैं ताकि हम फिर कंटिन्यू कर सकते हैं इसको 6-6:30 बजे तक। रेलवे की सबसे पहले एक बेसिक फिलॉसफी समझ लीजिए, हम उसकी डिटेल में बाद में जाते हैं। लोग कहते हैं 50,000 बंदा रेलवे में सरप्लस है, ओके, हो सकता है, बट रेलवे बनी किस लिए थी? रेलवे बनी थी, 93% ऑफ रेलवे इज मेंट फॉर कार्गो, फ्रेट, मालगाड़ी, सामान ट्रांसफर करना, माल, ऑयल, गंदम, आपका गल्ला, फसलें, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, स्टील की ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, ईंटों की या बटों की, ये जो भी आपका वो सिस्टम है उसकी ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन हमने उसको आज तक ये समझा, मैं ख्वाजा साद रफीक साहब के ज़माने में एक कंसल्टेंसी मैंने उनको रेलवे को दी, जिसमें उन्होंने मेरी बात मानते हुए फ्रेट को बेहतर किया, और 11 हैवी ड्यूटी इंजन्स अमेरिका से खरीद के, जनरल इलेक्ट्रिक के, और वो इसके अंदर लगाए हैं। लोकोमोटिव में बोगियां हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है, मालगाड़ियों की, पुराने ज़माने की 150 साल पुरानी बोगियां आज भी डूएबल हैं, चल रही हैं। हमें उसको मालगाड़ियों को, ट्रकों का जो सामान है वो मालगाड़ियों पे डालना है। दो फायदे होंगे इसके, एक तो हमारा ये 6 यूनिट रिवाइव करेगा, दूसरे नंबर पे इसकी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। तीसरे नंबर पे जब हमारा ट्रक रोड पे आता है तो पोल्यूशन होती है, कंजेशन होती है रोड्स पे, एक्सीडेंट्स होते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि 37,750 लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं एक साल में पाकिस्तान में। ये आप लोड कम कर सकते हैं, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। रोड इंजीनियरिंग भी एक फैक्टर है इसके अंदर, स्पीड ब्रेकर्स और जो टर्निंग है वो भी एक फैक्टर्स हैं, ड्राइवर्स की पूरी ट्रेनिंग नहीं है वो भी एक फैक्टर है, सेफ्टी, डिफेंसिव ड्राइविंग, ये एक मैकेनिज्म है। मेरे नज़दीक हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, बल्कि हर सूबे में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, हर तहसील में नहीं, बल्कि हर मौजा और तालुका जो है, टाउन कमेटी के लेवल पे आपके ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स होने चाहिए। उसके अंदर फिर आप अगेन जब लोगों को डिप्लॉय करेंगे, ट्रेनर होगा, फिर वो लोग आगे ट्रेन करेंगे, तो 1 करोड़ नौकरियां जो हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट इसका भी आ जाएगा। और इसका फायदा क्या हो रहा है कि आपकी डेथ टॉल नीचे आ जाएगा। 37,750 लोग एवरेज मर रहे हैं एक साल में सिर्फ एक्सीडेंट से, उसको आप नीचे ले आएंगे। दूसरे नंबर पे आप ऑयल का जो इंपोर्ट बिल है वो आपका नीचे आ जाएगा जब आप मैनेज करेंगे मालगाड़ी के थ्रू अपनी ट्रांसपोर्टेशन। तो पीएसओ ने सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया रेलवे को। पीएसओ की जो ऑयल की ट्रांसमिशन है वो तकरीबन 60% जो है वो मालगाड़ी पे ट्रांसफर हो गई है, और 40% जो है वो ट्रकों पे रह गई है। हम बाकी को भी इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, बाकी को भी इसके ऊपर ला सकते हैं। और दुनिया भर में चाइना अभी भी 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करा के अपनी ट्रेनें यूरोप को भेज रहा है, जिसमें वो अपनी माल को यूरोप तक पहुंचा के दे रहा है। और ये जो हमारा इस वक्त सिस्टम है इसका सीपैक का, वो भी इसकी सबसे बड़ी जमानत है। 1 बेड 1 रोड, ये 7th उन्होंने रोड बनाई है दुनिया में, ये पहली नहीं है। आप समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, दिस इज 7th वन। 7-6 बन चुकी हैं इससे पहले, और अमेरिका, चाइना ने उसको कनेक्ट किया हुआ है दुनिया के बाकी मुल्कों के साथ। तो हमें इस तरह अपनी फ्यूल बचाना है। टायरों की वेरिएंट, ये टायर इंपोर्ट होते हैं, हमें ऑयल जो इंजन में डाला जाता है, मोबिल ऑयल जिसे हम कहते हैं, उसको बचाना है। हमें रोड्स की जो सेफ्टी है, रोड्स की जो कंडीशन है, इस हैवी ड्यूटी टैंकर्स के साथ रोड बैठ जाते हैं, खराब हो जाते हैं हमारे, इवन हमारी मोटरवे बैठ गई है इससे, उसको बेहतर करना है। पोल्यूशन को बेहतर करना है, रोड एक्सीडेंट्स को बेहतर करना है, क्योंकि जब इतने लाख ट्रक
सड़क पे चलते हैं तो उसकी जो धुआं निकलता है उससे मुआशरे में, अभी इस वक्त जो मैं इस्लामाबाद की सफाई की बात कर रहा था, तो ये धुएं से बचत हुई है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट की पोल्यूशन कम हुई है, और उससे हम इस्लामाबाद को 35 साल पहले वाला इस्लामाबाद देख रहे हैं। यहाँ से मार्गला बिल्कुल क्लियर नजर आता है, I8 में रहता हूँ मैं, 0 पॉइंट से खड़े हो आप फैजाबाद से खड़े होकर देखेंगे तो आपको फैसल मस्जिद अब क्लियर नजर आती है, आपको पहाड़ और दरख्त क्लियर नजर आते हैं। ये सारे पाकिस्तान में आप अचीव कर सकते हैं। फिर दरख्त लगाने से लेके और जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है, जितने घास फूस आपके, कचरा आपका, कागज और इस तरह की वेस्ट आपकी जाया होती है जिसको कि हम डंपिंग साइट पर डाल के आग लगा देते हैं, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की जरूरत है। इसके ऊपर आपकी कितनी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, ये हमने इसमें डिस्कस करना है। तो कंसल्टेंट्स की बनने की वजूहात, ये क्यों बनना चाहिए, ये हमने आज डिस्कस किया। कंसल्टेंट्स की किन एरियाज में डेफिशिएंसी है, ये हमने डिस्कस किया। और 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कैसे बन सकते हैं, ये हमारे इस प्रोग्राम से बन सकते हैं। आई बेट, आई गारंटी एंड आई कंटिन्यू ऑन एडवोकेसिंग कि ये हम करेंगे तो बड़े आराम से हम ये सब चीजें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन 360 डिग्री में सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, सोसाइटी है, एकेडेमिया है, इंडस्ट्री है, और हमारे जैसे जो प्रोफेशनल हैं, ये सब लोग जब इस पे आएंगे तब हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या इस चैलेंज को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इस चैलेंज को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन सब में मैं एज ए चीफ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मैं इसमें इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इसमें एकेडेमिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। 120 यूनिवर्सिटीज के अंदर पर्सनली जाके मैंने फैकल्टी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कराई है, स्टूडेंट्स की, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रूमिंग की है, उनको स्टार्टअप डेवलप करके दिया है। 600 के करीब कंपनियां पिछले 10 साल में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के प्लेटफॉर्म से हमने डेवलप की हैं, और वो लोकल कंपनीज हैं पाकिस्तान की, बट विद इंटरनेशनल मिशन, इंटरनेशनल सिनेरियो। और हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिसके अंदर हम स्ट्रेंथन होते हैं, एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लाइफ स्टॉक, डेयरी, पोल्ट्री की बात कर रहा हूँ, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कोई मिनिमल बदल नहीं दुनिया में, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे जैसा चावल दुनिया में कहीं नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे जैसा अंगूर दुनिया में कहीं नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारे ड्राई फ्रूट्स को कैसे हमने ट्रांसपोर्ट करना है, कैसे पैकेज करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, उसकी लाइफ, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ानी है, ये हमें सीखना पड़ेगा। टंडो आदम का केला जो है, उसको अगर सिर्फ पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको पैकेजिंग सिस्टम में ले आए तो 40% हमारे फ्रूट और वेजिटेबल की जो ट्रांसपोर्टेशन में, सप्लाई चेन में जाया हो जाता है। हमारी सब्जी मंडियों में कचरा पड़ा होता है, बुलडोजरों के साथ, हमें ग्रेडर्स के साथ उसका कचरा उठा के और बड़े बड़े हमारे जो टैंकर हैं उनके अंदर डाल के, ट्रकों में डाल के, और हम उसको डंपिंग साइट पे जाके डालते हैं जहाँ पे और नुकसान होते हैं। कराची में और एयरपोर्ट्स पे जो जहाज़ों को नुकसान पहुंच रहा है परिंदों के बर्ड हिट की वजह से, वो भी हमारे इस कचरे की डिस्पोजल प्रॉपर ना होने की वजह से है। सो अगेन मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी 4:25 हो गए, तो हम इसको अभी ब्रेक लेते हैं, मैं कंक्लूड करके फिर ब्रेक लेता हूँ, और फिर 15 मिनट का हम वक्फा करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको शुरू कर लेते हैं वापस। इन सब चैलेंजेस को जिस शख्सियत ने अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना है, प्रॉब्लम्स से शुरू करके, उसका नाम कंसल्टेंट है। लेट मी टेल यू, आपने एकेडेमिया को सपोर्ट करना है, आपने इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, आपने सोसाइटी को इस काबिल बनाना है कि वो अपने घर में जब सब्जी काटें तो सब्जी के जो छिलके हैं उसको अपने घर के कोने में एक ड्रम रख के उसके अंदर वो जमा करते जाएं, तो वो एक ऑर्गेनिक खाद बन जाती है जिसको कि हम सोना समझते हैं, वो गोल्ड है खेती बाड़ी के लिए। पाकिस्तान में हर शख्स को साल में 2 दफा, जब भी मानसून का सीजन आता है, बरसात का सीजन आता है, तो अपने हिस्से का एक दरख्त लगाना है। एक दरख्त का मतलब है 22 करोड़ दरख्त एक दफा, 22 करोड़ एक दफा, 44 करोड़ दरख्त अगर हम हर साल ऐड करते जाएं अपने जखीरे में, तो हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑक्सीजन बेहतर कर सकते हैं। हमने हेल्थ केयर को कैसे मैनेज करना है, क्या हमें फैक्ट्रियां लगानी है दवाइयों की, या हमें पार्क्स, पोल्यूशन, सेफ्टी, पीने का साफ पानी, अच्छी ग़िज़ा, अच्छी खुराक और अच्छा हेल्थ केयर एनवायरनमेंट समझ-बूझ लोगों को देनी है। हमारे जो स्टंटेड ग्रोथ है हमारे लोगों की, जो कद छोटे रह रहे हैं लोगों के, उनका जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसके अंदर बचपना है,
वो छोटा जहन रख के लोग इस वक्त बच्चे जो हैं वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे। माओ की जो मोर्टेलिटी रेट है दुनिया में पहले दूसरे नंबर पे है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी हमारे यहाँ जो मौत की रेशो है वो सबसे ज्यादा है। बच्चों की जो नौमौलूद बच्चे हैं उनकी रेशो सबसे ज्यादा है। तो हमें क्या हॉस्पिटल बना के इसको अचीव करना है, या जो ईरानी मकूला है मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि जिस शहर में पार्क और ग्राउंड, प्ले ग्राउंड आबाद होते हैं, ज्यादा से ज्यादा होते हैं, वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। तो दवाई खा के आपने ठीक होना है, या अच्छी हेल्थ केयर को, अच्छी अपनी इम्यूनिटी डेवलप करके, जैसे कोविड के लिए सबसे आखिरी जो दवाई है वो अपनी इफेक्टिव इम्यूनिटी है, जो आपने सेल्फ कुव्वत खुद मुदाफियत आपने डेवलप करनी है, वो आप खुराक से कर सकते हैं। छोटी मोटी जो कैल्शियम टाइप की या विटामिन सी टाइप की फ्रूट के साथ, और बेहतर पानी पीने के साथ, और गर्म पानी ग्रीन टी पीने के साथ आप डेवलप कर सकते हैं। अच्छी खुराक खा के, अच्छा गोश्त खा के आप कर सकते हैं। वो लाख लाख रुपया पर डे आप वेंटिलेटर पे नहीं दे सकते। ऑप्शन इज योर्स। क्या आपने अपने घर में रहना है, अपने घर वालों को सेहतमंद रखना है, एक मास्क 15 रुपए का जो है वो आपकी सेफ्टी की जमानत है। आपको बार बार हाथ धोना जो है वो आपकी सेफ्टी की जमानत है। ये कल्चर आपने देना है अपनी कौम को, या आपने डायरेक्ट वेंटिलेटर खरीद के और मरीजों को वेंटिलेटर पर डालते रहना है। ऑप्शन इज योर्स। ये हेल्थ केयर कंसल्टेंट आपको बताएगा, हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग कंसल्टेंट आपको बताएगा, एग्रीकल्चर का कंसल्टेंट आपको बताएगा, एजुकेशन का कंसल्टेंट आपको बताएगा, मास ट्रांजिट सिस्टम का कंसल्टेंट आपको बताएगा, सप्लाई चेन का कंसल्टेंट आपको बताएगा, आपके वाटर रिजर्वायर्स जो हैं उनका जो कंसल्टेंट है वो आपको बताएगा, वाटर सैनिटेशन का जो कंसल्टेंट है वो आपको बताएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर का, लाइफ स्टॉक का, डेयरी का, पोल्ट्री का कंसल्टेंट आपको बताएगा, आपके जो एक्सपोर्ट्स के लोग हैं वो आपको बताएंगे, टेक्सटाइल का चैंपियन आपको बताएगा कि हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ी दौलत है उसको वैल्यू एडिशन के साथ हम कैसे 5 टाइम्स लेके 10 टाइम्स तक आप उस अपनी कॉटन की और अपने रॉ जो आपका कपड़ा बनता है उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं 5 से 10 टाइम्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, अगर आप उसमें वैल्यू एडिशन डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कैसे अचीव करनी है, कंसल्टेंट की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, कंसल्टेंट की अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कंसल्टेंट को किस तरह ये काम स्टार्ट करने हैं, पहला प्रोजेक्ट कैसे लेना है, उन प्रोजेक्ट्स की कंसल्टिंग में आपने किस तरह अपने आप को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे अपने कस्टमर को या अपने टारगेट ऑडियंस को कन्विंस करना है, किस तरह आपने लोगों को बताना है कि यूनिवर्सिटी को मॉडिफाई कर दें, किस तरह आपने बताना है कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट, पोल्ट्री और डेयरी मैनेजमेंट, ये आपने कैसे लेके आनी है, हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग आपने कैसे करनी है, इन्हीं हॉस्पिटल्स को आपने मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करना है, अपने जो एग्जिस्टिंग आपकी डिस्पेंसरीज हैं आपने आइसोलेट करना है कि 90% लोग हॉस्पिटल ना जाएं, वो डिस्पेंसरीज में जाएं, क्योंकि नजला, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द, ये छोटी छोटी बीमारियां हैं जो आपके सेक्टर के अंदर, आपके 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए जहां पे आपकी ये छोटे मोटे मामला, तो हॉस्पिटल्स पे रश नहीं होगा। पैरामेडिक्स जो हैं उनको ट्रेन करना चाहिए। ये दुनिया के कुछ मुल्कों में ये मुल्क भी शामिल है जहां पर डॉक्टर ज्यादा हैं, नर्सें कम हैं, मैं दोनों के कंपैरिजन की सिर्फ बात कर रहा हूँ, लेकिन पर कैपिटा, पर पॉपुलेशन के लिहाज से हमारे नर्सिंग का भी बहुत फुकदान है, हमारे डॉक्टर्स भी बहुत कम है। इसको आपने बढ़ाना कैसे है? 200 मेडिकल कॉलेज हैं पाकिस्तान में, इन 200 मेडिकल कॉलेज के थ्रू आपने जहां डॉक्टर डेवलप करने हैं वहां आपने पैरामेडिक भी डेवलप करना है। डॉक्टर का काम 10 मिनट का होता है, पैरामेडिक का काम जो है उसके बाद 1 महीने तक पेशेंट की वेल बीइंग को देखना होता है, फिजियोथेरेपी और उसकी जो बाकी प्रोसेसेस होते हैं उसको उसने देखना होता है। फिर ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन थिएटर में और वार्ड में जिन लोगों ने इसको देखना होता है वो पैरामेडिक स्टाफ होता है। अनफॉर्चुनेटली हम पैरामेडिक स्टाफ पे तवज्जो ही नहीं दे रहे, हम उसको डेवलप ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ डॉक्टर्स को लेके और उनके हवाले कर देते हैं। डॉक्टर का जो कीमती टाइम है वो 10 मिनट से 7 मिनट पे आना चाहिए। डॉक्टर अपने अगर कंसल्टिंग कर रहा है, किसी पेशेंट को देख रहा है, तो उसका पैरामेडिक जो है वो उसका सारा होमवर्क करके उसको दे दे, और डॉक्टर 5 मिनट में अपने पेशेंट को फारिग करके, और दिन में अगर 100 पेशेंट देखता है तो वो 200 पेशेंट देख सकता है। अगर अच्छा काबिल ई हेल्थ से रिलेटेड, एम हेल्थ से रिलेटेड, विद गैजेट्स एंड इक्विपमेंट, विद बेस्ट पैथोलॉजी टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट, आपके रेडियोलॉजी टेस्ट अगर करते हैं, क्योंकि मैं हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग का चैंपियन हूँ, मैंने चार्टर्ड मेंबर हूँ इसका, HL7 के ऊपर मैंने काम किया हुआ है, HL7 की पूरी ट्रेनिंग ली हुई है, हेल्थ लेवल 7 जो
हेल्थ केयर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं कंपनियां, उनके लिए कैसे होना चाहिए, आईएसओ स्टैंडर्ड जो हैं वो कैसे काम करते हैं, हेल्थ केयर के स्टैंडर्ड जो हैं वो हॉस्पिटल की और पेशेंट्स की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए क्या काम कर सकते हैं, डॉक्टर्स के रिफ्रेशर्स कैसे होते हैं, पैरामेडिक्स के रिफ्रेशर्स कैसे होते हैं, नर्सिंग के काम को अजमत कैसे देनी है हमने। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ये तरक्की इतनी ही आसान है जितनी आज हमने डिस्कस की है। ये कंसल्टेंट्स की जो हमने जॉब डिस्क्रिप्शन आज सिर्फ हमने असाइन की है, अपॉर्चुनिटीज हमने बर्ड्स आई व्यू एक हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह अभी हम ब्रेक लेते हैं 15 मिनट की, 4:32 हुए हैं मेरे पास, तो 4:50 पे हम दोबारा अपना सेशन शुरू करते हैं और फिर ये इंशाल्लाह 6 बजे तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम ब्रेक ले लेते हैं और इसी अगर आप कहें तो हम इसको पॉज कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। सॉरी ये रिकॉर्डिंग यहाँ से रह गई इसकी दूसरे सेशन से, मैं भूल गया, अभी मैंने लगा दिया। ओके, तो इस एरिया में आपने कैसे इसको स्पेशलाइज करना है, इस एरिया को आपने कैसे देखना है। तो टेक्सटाइल बिजनेस डेवलपमेंट, डिजाइन डेवलपमेंट या इंटरनेशनल कस्टमर डेवलपमेंट, ये एक एरिया है जो अभी तक अनटैप्ड है, खाली है। टेक्सटाइल सेक्टर को फैसलाबाद जाके मैंने पूछा, कराची वालों को जाके मैंने पूछा, लाहौर की टेक्सटाइल मिलों को पूछा कि जनाब आपका कोई कंसोर्शियम है जो जाके एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर या एप्टमा की कोई ऐसी वो है जो कि इन चीज़ों पर रिसर्च करे। अगर आप एक जॉइंट एक वर्किंग ग्रुप बना लें और उसमें किसी एक यूनिवर्सिटी को, जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को ले चले, उनके साथ मिलके आप इन 3 4 5 मुल्कों का जहां आपकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट होती है, या अफ्रीका में जाके आप अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर लेते हैं, लो ग्रेड लो स्केल हाई वॉल्यूम की आप कर लेते हैं, या लो वॉल्यूम और हाई स्केल हाई प्रॉफिट की जो आप एक सेगमेंट निकाल लेते हैं। ये सब चीजें हमने एकेडेमिया से, आप में से जितने अभी 4 5 प्रोफेसर हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके साथ हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। या नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के हमारे बहुत सारे दोस्त इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं इसको, वो कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे जाने की जरूरत है। जब तक हम उस प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे नहीं जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और ऑप्शंस आर अवेलेबल, अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, जस्ट टैप करनी है आपने, रिफाइन करना है। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में हो रही हैं, मैं अभी पाकिस्तान की बात कर रहा था, 207 यूनिवर्सिटीज की, जो यहाँ पे जो अच्छा हो रहा है वो तो ले लें कम से कम। एक स्टैंडर्ड किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छा है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में मिसाल दे रहा हूँ कि वो नस्क का अच्छा है, तो बाकी 206 यूनिवर्सिटियां उसको ऑप्ट कर लें, उनकी एक्सपर्टीज से फायदा उठा लें। लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है वो कॉमसेट्स की सबसे अच्छी है, तो आप कॉमसेट्स का जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सिस्टम है उसको कॉपी कर लें, वो ऑटोमेटेड है। आप अपना बारकोड के साथ बुक लेने जाते हैं, बारकोड की बुक आप इशू कर लेते हैं खुद ही अपने कार्ड के अगेंस्ट, और आप उसको वापस जमा भी करा देते हैं लाके। देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेस इन्वॉल्व या रिक्वायर्ड। और ट्रस्ट डेवलप होता है, जो हमने ट्रस्ट बिल्डिंग की बात की थी, वैल्यू ऑफ ट्रस्ट की बात की थी, उसको इन चीजों से जब हम करते हैं तो आपकी मैन पावर कम हो जाती है, आपकी सस्टेनेबिलिटी डेवलप हो जाती है। तो काइंडली इन चीजों को आप इस एंगल से देखिए। तीसरे नंबर पे हमें ये जो चीजें करनी है, इसमें हम सबके लिए पैसे हैं, हम सबके लिए फीस है, सैलरीज हैं, कंसल्टिंग की फीस है। फॉर एग्जांपल इस वक्त यूनिवर्सिटियां जो हैं वो एक क्राइसिस में हैं फंड रेजिंग के। इफ आई एम अ चैंपियन इन फंड रेजिंग व्हिच आई एम, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ कौन से प्रोजेक्ट करके इतने पैसे कमा सकती है। आपकी यूनिवर्सिटी, आपका डिपार्टमेंट सोशल मीडिया में या मास कम्युनिकेशन में, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं या रेडियो के जो चैनल्स हैं, उनके अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, या डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में हमारे बहुत सारे जो इंडस्ट्री सेगमेंट हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, होटलिंग है, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारा ये एग्री बिजनेस है, या और इससे रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट है, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है। फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ केयर टूरिज्म प्रमोट करनी है। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है, फास्ट ग्रोइंग दुनिया में है, अमेरिका और बरतानिया, और उसमें लोग जाते, जैसे नवाज शरीफ साहब अपना इलाज कराने गए हैं और जहांगीर तरीन साहब अभी अपना इलाज कराने जाने वाले हैं, तो उनको हेल्थ केयर टूरिज्म के अगेंस्ट जाना है उसमें।
हेल्थ केयर टूरिज्म में इंडिया ने बड़ा काम कर लिया है, सिंगापुर ने बड़ा काम कर लिया है। तो हम पाकिस्तान में वो एरियाज जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट का ट्रांसप्लांट हम चैंपियन है, किडनी का ट्रांसप्लांट हम कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक अलग सेगमेंट बना के 400 500 1000 बेड का एक हॉस्पिटल, जैसे अभी फौज ने एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स के अगेंस्ट, जनरल सुखेरा मुझे बता रहे थे कि हमारे हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोग्राम में हमने उनको एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया था। तो उन्होंने हमें बताया कि फौज पीएमडीसी के साथ मिलकर और जितने हमारे और इदारे हैं मेडिकल के, उनके साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर वो एक हेल्थ केयर सिटी बना रहे हैं इस्लामाबाद में। उसमें पता नहीं कोई 2000 एकड़ जगह है, जिसमें पाकिस्तान की कोई भी बेस्ट डिपार्टमेंट जो हो सकती है वो फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होगी, और वो इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए भी, हेल्थ केयर टूरिज्म के लिए भी उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम 3 बड़े शहरों में इस तरह की फैसिलिटीज अरेंज कर दें, तो आप सोच सकते हैं कि कितना हमारा 200 मेडिकल कॉलेजेस का जो स्टूडेंट आता है। एक और चैलेंज, हमारे मेडिकल में मेल और फीमेल की जो रेशियो है स्टूडेंट्स की, पार्टिसिपेंट्स की, कैंडिडेट्स की, बड़ी भयानक है। फीमेल बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, नंबर ज्यादा लेती हैं, वो ज्यादा आ जाती हैं, फिर उनकी कोई रेशो नहीं बनती। अभी वो कुछ चक्कर चल रहा है कि उसको फिक्स किया जाए। फिर सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि जिसमें मेरी 2 भाभियां शामिल हैं, मेरे 2 भाइयों ने शादी की है 2 डॉक्टर्स के साथ, और उनकी जो है बेगमात वो प्रैक्टिस नहीं करती। तो मैं पहले अपनी बात कर रहा हूँ, 85% फीमेल डॉक्टर जो हैं वो प्रैक्टिस नहीं करती पाकिस्तान में। हम कितने बड़े अलमिये को जन्म देते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा, तकरीबन 2 करोड़ रुपए एक डॉक्टर को बनाने में लगते हैं। ये वो नहीं है जो गवर्नमेंट, ये कैंडिडेट अपनी जेब से पे करता है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है इसके ऊपर, हम उसको 85% फीमेल मेडिकल डॉक्टर्स को जाया कर देते हैं, उनको उनको काम ना करवा के। 2-3 रीजन है। एक तो फैमिली स्ट्रक्चर ऐसे हैं, हमारा कल्चर ऐसा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फिर फार फ्लंग एरिया में उनको भेज देते हैं, फिर उनकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, फिर कोई सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। उनके लिए हाउसिंग की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है कि हॉस्पिटल के साथ हाउसिंग कॉलोनी भी है और वहाँ पे उनको रेजिडेंस मिल जाती है। दूसरा, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ का प्रोग्राम है, ई हेल्थ, मोबाइल हेल्थ जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर अगर हम 85% ये जो फीमेल कल्चर डॉक्टर्स हैं, इनको अगर हम ले आए तो ये एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। तो हमें इस एंगल से हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी देखना है। तो ये एक अच्छा काम हो रहा है, फौज ने शुरू किया है हेल्थ केयर सिटी के लिए, नम्स नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज कर रही है। तो इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, और इस तरह के मॉडल को 2-3-4 बड़े शहरों में, फैसलाबाद में करना चाहिए, कराची में करना चाहिए, लाहौर में करना चाहिए। तो 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी लोकल डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन पूरी होगी, और तीसरे नंबर पे आपको ग्लोबल जो है हेल्थ केयर टूरिज्म, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको यहाँ आने में जरूरत होती है, तो वो इसको ले सकते हैं। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी एज ए कंसल्टेंट, रेलिवेंट इंडस्ट्री नॉलेज, अगर पॉसिबल हो तो रेलिवेंट डिग्री, अगर पॉसिबल हो तो ट्रेनिंग लाइक दिस, आप उस एरिया में जो सर्टिफिकेशंस है। मेरी एक गुजारिश आप आज से नोट कर लीजिएगा, किसी भी काम की सर्टिफिकेशन जो है ना वो मिनिमम लेवल है आपका उस फील्ड में एंटर होने का। मैंने सबसे पहले ये जो टर्न अराउंड मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने इसकी सर्टिफिकेशन सबसे पहले ली थी। $300 पर ईयर मैं इसके ऊपर खर्च करता हूँ, और उसका मुझे फायदा ये होता है कि मैं बिल्कुल अप टू डेट नॉलेज है मेरा। मेरे पास वो 500 चीफ कंसल्टेंट्स जो हैं दुनिया के, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के, एविएशन के, बैंकिंग के, फार्मास्यूटिकल के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, टेक्सटाइल सेक्टर के, उनकी रिपोर्टें मेरे पास आती हैं। मैंने सारे मेंबर्स को कल 3 लिंक भेजे हैं, आपने अपने आप को उसमें रजिस्टर करवाना है, और आपको हर रोज जो है ना एक आर्टिकल, उसके रेलेवेंट एक रिपोर्ट या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उन ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलती रहेंगी, और आपने उसको पढ़ना है। मेरी ये रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस ट्रेनिंग के बाद। पाकिस्तान की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसके रिवाइवल के लिए इस वक्त एक कल रिपोर्ट आई है मेरे पास, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, वो मैं पढ़ के आपको भी भेजता हूँ।
तो आप ये देखिए कि लोग जितनी मेहनत करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा होता है, उससे आगे फिर हम बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उन नेटवर्क्स के साथ अपने आप को अटैच करें, जहाँ आपकी कोई सब्सक्रिप्शन मिल सकती है फ्री में। जैसे हार्वर्ड की मेरे पास है, मैकेंजी की मेरे पास रिपोर्ट डेली आती है, और एमआईटी की मेरे पास आती है, एक और अर्नेस्ट एंड यंग की मेरे पास आती है। ये उनकी 8-10 इस तरह की कंपनीज़ हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगा। आप उनको सब्सक्राइब करा लें, आपको ऑनेस्टली कंसल्टिंग के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह सीमा और एसीसीए, ये 2 बेस्ट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इतना ज़्यादा मटेरियल आपको भेजती हैं कि सीएफओ के लिए क्या होना चाहिए, आइडियल सीएफओ जो है वो क्या सीईओ बन सकता है कि नहीं बन सकता, एक सीईओ जो है उसको एक सीएफओ लाज़मी होना चाहिए। इस लेवल की चीज़ें वो आपको भेजते हैं, जब आप उसको पढ़ते हैं ना तो आपको टिक, 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 टिक 10 बुलेट पॉइंट आ जाते हैं और आप उसको फिर अपनी ज़ुबान में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि अच्छा, ये काम करने के लिए एज़ अ कंसल्टेंट मुझे भी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करना है, ईदर इट्स अ फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और व्हाट, मैं उसको ये कर सकता हूँ। उसके बाद हम कुछ ट्रेड्स की बात कर लेते हैं, जो एक कंसल्टेंट की शख्सियत होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो विजिटिंग कार्ड है, आपका जो डेजिग्नेशन है, वो डिपिक्ट करना चाहिए कि आई एम अ कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, चीफ कंसल्टेंट, जो भी आपका है, ठीक है ना? तो कंसल्टिंग मैनेजमेंट, ये आज से आपने एक फिलॉसफी या एक टेक्नोलॉजी या एक आपने मैनेजमेंट केडर अपने विजिटिंग कार्ड पे ऐड कर लेना है, या अपने पोर्टफोलियो में, अपने प्रोफाइल में, अपने सीवी में ऐड कर लेना है आज से, ताकि आपको अंदाजा रहे कि आपने इस पे पूरा भी उतरना है, ठीक है ना? तो कंसल्टिंग मैनेजमेंट इज दी केडर, जिसके अंदर हम ये कोर्स करवा रहे हैं आपको। इस कंसल्टिंग मैनेजमेंट के केडर में आपने अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, अपने आप को डेवलप करना है। ये आपका पहला टास्क हो गया। आपके पास विजिटिंग कार्ड लाजमी होना चाहिए। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना के देती, तो आज से आप अपने विजिटिंग कार्ड छपवा लें, और बेशक आप उसको पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की मेंबरशिप उसमें लिख देंगे, मेंबर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या मेंबर टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन पाकिस्तान। लेकिन उसके लिए आपको दोनों के लिए एक फॉर्म साइन करके भेजना पड़ेगा, ताकि आप हमारे फॉर्मल लिस्ट में, जो रजिस्टर में लिस्ट होती है, उसमें आ जाएं, और हम आपको एक नंबर इशू करेंगे, एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। उसमें ये भी होगा कि आपने हर साल इसका एक इस तरह का कोर्स पास करना होगा, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो भी एलिवेट होती रहे, आप उसको मैनेज कर सकें। दूसरे नंबर पे, एक कंसल्टेंट जो है ना, आप खुद इज्यूम करें कि आपके जहन में क्या आता है जब एक कंसल्टेंट की शक्ल आती है। एक साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेल ग्रूम्ड पर्सनैलिटी, मेल और फीमेल दोनों, और उसकी जो ड्रेस कोड है वो एक खास कल्चर को, एक खास उसको डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है ना? मुझे ज़रा माफ़ कर दीजिएगा, आजकल चूँकि वर्क फ्रॉम होम है और हम ऑलमोस्ट 24 घंटे काम कर रहे हैं इस वक़्त, तो दिन-रात कुछ हमें यूएसए और कनाडा के साथ रात को काम करना होता है, तो उसमें भी करते हैं। तो 2-3 घंटे हमें दोपहर में मिलते हैं सोने के लिए, 2-3 घंटे फजर के बाद मिलते हैं सोने के लिए। तो दोनों टाइम्स को हम यूटिलाइज़ करके आजकल काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपका जो एक फॉर्मल सूट है, अगर आप टाई लगाते हैं, मैं चूँकि बैन पहनता हूँ, कॉलर नहीं लगाता, टाई नहीं लगाता, तो मेरे पास बैन वाली शर्टें हैं। सूट पहनता हूँ मैं जब भी कहीं जाता हूँ। जूते रोज़ पॉलिश होते हैं। मेरी मेरी एक बचपन से अब्बा जी के साथ फ़ौज में रहते हुए ये नफ़सियात थी कि डेली जूते पॉलिश होने चाहिए, और हर हफ़्ते जनाब हमारा ये हेयर कट जो है, ये होता था लाज़मी, और डेली मैं अपनी ये ट्रिमिंग करता हूँ। तो आपको साफ-सुथरा रहना चाहिए, आपको साफ-सुथरा नज़र आना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, जब भी आप किसी के साथ बैठें, किसी नेटवर्क पे जाएँ, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी डिनर पे, किसी शादी में, किसी वलीमे में, तो आप हमेशा किसी नए बंदे के साथ जाके बैठें। उसके साथ आप अपनी ताल्लुकात बनाएँ, उसके साथ कार्ड एक्सचेंज करें, और थोड़ी-सी छांटी करके, होता है ना, थोड़ा-सा आपको शक्ल-सूरत से, अटायर से एक बंदा नज़र आता है, या 4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें उसमें झिझके नहीं आपके कार्ड एक्सचेंज करना है, या आप पूछें कि जी आप कहाँ होते हैं, किस यूनिवर्सिटी में होते हैं, किस फैक्ट्री में, या किस स्टेट लाइफ में, या किस कॉर्पोरेशन में, या जो भी है, इंट्रोडक्शन करें। हर इस तरह के इवेंट में 10, 15, 20 लोगों के विजिटिंग कार्ड आपके पास होने चाहिए। तो जो इसमें शर्माएगा फिर वो कंसल्टेंट नहीं बन सकता। तो आपको अपफ्रंट ब्लंट होना चाहिए, और आपको जाके लोगों से अपना इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। आपने उनको ये नहीं कहना कि मैं आपसे क्या फ़ायदा ले सकता हूँ। आपने उनको ये कहना है कि मैं आपके लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो ये मेरा कार्ड है, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं।
मेरी ये स्पेशलाइजेशन है और वो हमने इंट्रोडक्शन सीखा था। 3 जुमलों में अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस कराना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी प्रोफेशन क्या है, आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, और अगर कोई बहुत ही चैलेंजिंग किस्म का आपके पास टास्क है, मतलब मैं जब नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रीडिटेशन काउंसिल का कंसल्टेंट और एडवाइजर था, तो वो मेरे लिए सबसे एक अफजल डेजिग्नेशन थी। तो मैं बड़े फख्र से लोगों को बताता था कि मैं एनसीईएसी का एडवाइजर हूँ, एक ऑनर की बात। आप इस तरह की कोई चीज़ अगर करते हैं तो 2-3 मतलब 3 या 4 जुमले ये आप ज़रूर अपने बिल्कुल एक फ्रेम्ड कॉन्टेक्स्ट में क्लियर जुमलों के साथ, क्लियर अल्फाज के साथ, क्लियर टोन के साथ जितनी आवाज़ में आप उसको कह सकते हैं, वो आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा। ठीक है जी? उसके बाद आपने उसी मीटिंग के दौरान ही आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि इसमें से कोई ऐसा बंदा है जो आपको कोई बिजनेस दे सकता है या सपोर्ट, मतलब आप उसको हेल्प करने जा रहे हैं और उसके बदले में आपको सपोर्ट मिल रही है। तीसरे नंबर पे आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अपनी कस्टमर सर्च करते हैं मुख्तलिफ नेटवर्क्स के साथ। ठीक है ना? मसलन एकेडेमिया के बहुत सारे इवेंट हो रहे होते हैं, आप उसको देखते हैं, एचईसी के कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, उसको देखते हैं। फिर आप में से जो मेरा ईमेल आईडी जो लोग देखते हैं, मेरे जो सिग्नेचर्स हैं, आपने देखा होगा कि 8-9 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिसमें मैं वॉलंटियरली काम कर रहा हूँ। किसी का मैं चेयरपर्सन हूँ, किसी का मैं प्रेसिडेंट हूँ, 2 ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, 2 यूनिवर्सिटीज़ की जो कॉर्पोरेट एडवाइजरी काउंसिल है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, एक यूनिवर्सिटी की जो स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट एडवाइजरी काउंसिल है उसका मैं मेंबर हूँ। इसी तरह एक यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, उसका मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी पे हूँ। आपको भी इस तरह ऑफर करना है जाके कि लोग आपके इस पोर्टफोलियो से फ़ायदा उठाएं। मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, आपके पोर्टफोलियो से मेरी इन्वॉल्वमेंट से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को क्या फ़ायदा हो सकता है, पहले मैं उनको फ़ायदा दूंगा तब वो मुझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी मिलेंगे। ठीक है ना? तो 5 साल से मैं हेल्प कर रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ को, तो वो मुझे अपने एडवाइजरी बोर्ड में ले रही हैं और मैं उनको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं उनकी प्लेसमेंट को बेहतर कर रहा हूँ, मैं उनकी फैकल्टी डेवलपमेंट को बेहतर कर रहा हूँ, मैं उनकी रैंकिंग को बेहतर कर रहा हूँ, और मैं उनकी वैल्यू एडिशन के साथ उनकी जो रेपुटेशन मैनेजमेंट है मैं उसको ठीक करके दे रहा हूँ। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? आपने इसको भी देखना है। उसके बाद जो अगला ट्रेट आता है कंसल्टेंट का, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी इदारे की, मैं टोटलिटी में बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, किसी प्रॉब्लम को, जो हमने पहला साइकिल शुरू किया था, प्रॉब्लम देन चैलेंज देन अपॉर्चुनिटी, आप प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये स्किल अगर आपके अंदर है, अगेन आपका ये नेटवर्क हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि जी मैं आपके 90% स्टूडेंट्स को 1 साल में जॉब प्लेसमेंट पे लगा सकता हूँ, या 90% लोग आपके प्लेस हो जाएंगे 1 साल में अगर आप मेरी इन सिफारिशात पे अमल करें। अब वो सिफारिशात जो है ना, वो एडमिशन इनटेक से लेके और अलुमनाई मैनेजमेंट तक, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, क्वालिटी ऑफ टीचर्स, ग्रूमिंग ऑफ टीचर्स, ग्रूमिंग ऑफ स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 26 मॉड्यूल मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं जो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने चाहिए। ये पूरा एक सेमेस्टर है, 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है पूरा। उस कोर्स के कोर्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंटेंट्स हैं, उसके साथ सपोर्टिव पूरी मटेरियल है, पूरी उसकी जो 2 बुक्स उसमें कंसल्ट होती हैं वो हैं, और उसका पूरा करिकुलम। वो करिकुलम 207 यूनिवर्सिटीज़ के हर स्टूडेंट, हर फैकल्टी के हर डिपार्टमेंट को और हर टीचर को आना चाहिए, और हर स्टूडेंट को वो 26 मॉड्यूल लर्न करने चाहिए। उन 26 मॉड्यूल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ग्रूमिंग है, कम्युनिकेशन है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, इम्पैक्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन प्रोफेशनल करियर है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप बात कैसे कर रहे हैं, आपके चेहरे के तासुरात क्या है, आपकी आंखों की वाइब्रेशन क्या है, आपका पोस्चर कैसा है, आप खड़े कैसे होते हैं, बैठते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, इंप्रेशन क्या देते हैं, टेलीफोन कॉल पे अगर आप बात कर रहे हैं तो कितने रिस्पेक्टेबल हैं, कितने अच्छे तरीके से आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, आपका विजन क्या है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग क्या है, किन एरियाज में तो ये स्टूडेंट्स की रीच तक जाने से पहले
अगर फैकल्टी मेंबर्स इसको जानते होंगे, ये इस 26 मॉड्यूल को ट्रेन द ट्रेनर में उन्होंने सीखा होगा, तब वो आगे जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपने इस एंगल से भी देखना है कि कितना ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक यूनिवर्सिटी की क्या हो सकती है। एक यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो उनके स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट है, उनके स्टूडेंट का स्टार्टअप है। स्टार्टअप को भी मैं प्लेसमेंट की अम्ब्रेला के नीचे लेता हूँ कि वो अगर कहीं जाके जॉब की भीख नहीं मांग रहा और खुद अपनी कंपनी खोल लेता है, तो कम से कम सबसे पहले तो उसने अपने आप को एम्प्लॉय कर लिया, तो किसी प्लेसमेंट सेंटर के ऊपर बोझ नहीं डाल रहा। दूसरे नंबर पे वो फिर अपनी कंपनी में 1 2 3 4 5 अपने कॉलेज फेलो, क्लास फेलो, स्कूल फेलो, यूनिवर्सिटी फेलो या और कोई लोग उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप हमारे साथ काम करें, ये भी हो सकता है। देन आप उस यूनिवर्सिटी की वैल्यू एडिशन के साथ रेपुटेशन मैनेजमेंट कैसे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या उस यूनिवर्सिटी ने मेरे कहने पे रेलवे में कंट्रीब्यूट किया, क्या उसने सोसाइटी में पीने का साफ पानी पीने के फजाइल जो है या उसके जो इम्पैक्ट्स हैं ऑन हेल्थ केयर डेवलपमेंट, उसके ऊपर उस यूनिवर्सिटी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट क्या काम किया। सिगरेट पीने के नुकसान जो हैं उससे रोकने के लिए उन्होंने हेल्दी एक्टिविटीज करने में क्या काम किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आप यूनिवर्सिटी के जो 26 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप किसी स्टूडेंट की ग्रूमिंग करते हैं, 26 मॉड्यूल अलग चीज है, 26 एरियाज जो हैं स्पेशलाइजेशन के यूनिवर्सिटी में, जिसमें फैकल्टी डेवलपमेंट एक एरिया है, प्लेसमेंट सेंटर एक एरिया है, एडमिशन डिपार्टमेंट की ग्रोथ एक एरिया है। तो वो जब आप डेवलप करते हैं तो फिर आप किसी यूनिवर्सिटी को फायदा दे सकते हैं। इसी तरह रेलवे अगर आपको बुलाता है तो आप रेलवे को कैसे टैकल कर सकते हैं, रेलवे तक पहुंचने के लिए आपको किन एरिया से गुजरना होगा। मेरा जो रेलवे के साथ इंटरफेस हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी HR की, उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया। तो जब हमारी डिस्कशन हुई कि उस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है और उसका टॉपिक क्या है और उस टॉपिक में मैं किस एरिया में स्पेशलाइज कर सकता हूँ, उससे पहले भी मैं जाता था तो मेरे जो कंट्रीब्यूशन होते थे वो एंटरप्रेन्योरशिप के होते थे या HR एज स्टार्टअप कंपनी, HR एज कंसल्टिंग कंपनी, इस तरह था। वो जो उसके ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि ताहिर साहब, ये जो आपका टर्न अराउंड मैनेजमेंट का एरिया है ना, आप इसको जरा HR 200-250 लोग HR मैनेजर सामने बैठे होते हैं उस कॉन्फ्रेंस में पूरा दिन। तो वहां पे मैंने ये स्टार्ट किया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार क्योंकि टाइम थोड़ा है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे एक केस स्टडी आपसे शेयर करनी है। तो पाकिस्तान स्टील है, PIA है, पाकिस्तान रेलवे है, आप इसमें से तीनों में से कोई एक इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लें ऑडियंस पोल के साथ, तो मैं उसकी फिर एग्जांपल देके तो आपको अपना पूरा लेक्चर जो है ना वो समझा देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान रेलवे को लो। तो हमने पाकिस्तान रेलवे को डिस्कस किया। तो मैंने सबसे पहला सवाल किया कि पाकिस्तान रेलवे को नुकसान किसने पहुंचाया। तो 2 बंदे खड़े हुए रेलवे के, उन्होंने कहा जी NLC। दैट वाज द करेक्ट आंसर, क्योंकि NLC जब आया, ट्रकों पे सामान, जब ये अफगान वार शुरू हुई, 40 साल हो गए इस बात को, ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, तो उसमें मर्सिडीज और वॉल्वो के बड़े बड़े ट्रक आए। वो एक नई कहानी शुरू हो गई। फिर उसकी देखा देखी रेलवे को फुडे लाइन लगाया गया और ये ज़्यादा प्रॉस्पर कर गया, उनकी डिपार्टमेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी में जाते रहे। फिर जो बलोर साहब टाइप के जो टाइकॉन थे ट्रांसपोर्टेशन के, बलोर साहब के अपने सिर्फ 7,000 ट्रक हैं और ये सारी फैमिली जो है इनका यही बिजनेस है। और ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह अफगान वॉर कभी भी बंद ना हो, क्योंकि कराची के माड़ी पोर्ट से लेके और काबुल तक सारे ट्रक जो है इन्हीं के जाते हैं। गंदम भी जाती है और सारा माल वहां से जो आता है वो भी जाता है, अमरीकी फौजियों का सामान भी सारा उसी पे जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगेन, अगर आपको इस एरिया में काम करना है तो फिर आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। तो रेलवे का उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको पूछा। अच्छा, फिर मैंने दूसरा सवाल किया, रेलवे के 2 लोग वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कि NLC ने खराब किया। फिर मैंने पूछा कि रेलवे को ठीक कौन करेगा, तो फिर उन दोनों ने कहा कि जी रेलवे को ठीक भी NLC कर सकती है। एंड रिजल्ट ये निकला कि हमारी उस मीटिंग में रेलवे और NLC के जर्नैल बैठे हुए थे 2 वहां पे। रेलवे और NLC वालों की मेरे साथ मीटिंग हुई, उसमें बैठ के हमने ये तय किया कि हम एंड ये हुआ कि ये जो 11 ट्रेनें हैं ये NLC इसको ऑपरेट कर रहा है रेलवे के साथ मिलकर। तो ये एक आउटसोर्सिंग की आप कह लें कि एक बेस्ट एग्जांपल है दुनिया में, जिसमें हम दुनिया भर के जो लोग हैं वो भी इसी तरह काम करते हैं। तो अगर आप रेलवे में जाते हैं या आप एक कोई अपना पैशनेट एरिया देख लेते हैं कि जी मुझे हेल्थ केयर में काम करना है,
तो फिर हेल्थ केयर का आप पीएमडीसी से स्टार्ट करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस को देखेंगे, इनकी कॉन्फ्रेंसेज में जाएंगे, फार्मास्यूटिकल्स की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये जो ग्लोबल डेज मनाए जाते हैं, कैंसर की अवेयरनेस का दिन है, बिनाई का दिन है, आंखों की हिफाजत का दिन है, ब्रेस्ट कैंसर का दिन है, फलाना दिन, तो ये सारे फिर आपको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। इसके ऊपर फिर आर्टिकल पढ़ें, फिर जो ग्लोबल सोसाइटीज़ हैं उसको देखें। अपना है अमेरिकन पाकिस्तानीज डॉक्टर नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स इन नॉर्थ अमेरिका, ये इनका भी एक हुआ है। इस तरह की फिर सोसाइटीज़ की मेंबरशिप ले लें, आप उनसे मिलें, उनसे काम करें आगे। फिर इसी तरह आप अगर लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन और डिजिटलाइजेशन, डिजिटल एजुकेशन या डिजिटल हेल्थ केयर की बात करते हैं, हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। मैंने 1 साल 1.5 साल पहले ये इस डिपार्टमेंट को चूज किया, हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग को। तो मैंने 3 महीने सिर्फ सर्च किया कि दुनिया में कौन से हॉस्पिटल्स हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग पे काम करती हैं, और मैंने कोई इस लेवल की डाउनलोडिंग की, प्रिंट करके उसके डिफरेंट डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने अपने रखे मॉड्यूल्स। फिर उसको लेके मैंने उसका कोर्स रिस्ट्रक्चर किया, खुद डिज़ाइन किया। मैं आपको ब्रोशर भेजूंगा, और जो बाकी पुराने लोग हैं उनको भेज दिया मैंने। ब्रोशर जो हेल्थ केयर रिस्ट्रक्चरिंग का है, शिफा फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने किया, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और 25 और हॉस्पिटल थे, फैसलाबाद से, लाहौर से, पिंडी इस्लामाबाद के, पीएईसी का हॉस्पिटल था, बीडी साहब आए थे उसमें, जनरल आसिफ सुखेरा साहब थे जो सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान है, और असली मेडिकल मेडास के नाम से एक असली का डिवीजन है, उसको हेड कर रहे हैं सीईओ। और ये जो मेडिकल सिटी बन रहा है, तो ये सारे नॉलेज फिर मुझे उन चीज़ों से मिले। फिर दुनिया में मेडिकल सिटी कहाँ बना है, दुनिया में मेडिकल सिटी बनाने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, पीएमडीसी का उसमें क्या रोल हो सकता है, वगैरह वगैरह। फिर मैंने पीएमडीसी को अपनी एक सर्विसेज दी आईटी की, उनके यहाँ काफ़ी मसले थे डिजिटलाइजेशन के, तो ऑनरेरी तौर पे मैं आईटी कंसल्टेंट रहा हूँ पीएमडीसी का। उनका भी सर्टिफिकेट है मेरे पास जो उन्होंने मुझे दिया था। मैंने कल आपको कहा था कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल चेक करने के लिए उनका एक रिकमेंडेशन लेटर हम कहते हैं उसको, वो ज़रूर लें उनसे। फिर रेटिंग अपनी करवाएं कि जी 1 से 10 की रेशो में मैं आपको, 1 लोएस्ट है और 10 हाईएस्ट नंबर है, तो मुझे आप कहाँ रेट करते हैं, ताकि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी साथ साथ। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि जी मैंने पीटीए के लिए काम किया, मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम के लिए काम किया, मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैंने वोल्टा बैटरी के साथ काम किया, मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैंने ये पीएमडीसी के लिए काम किया, मेरे पास सर्टिफिकेट है। मैंने एनसीईएसी के लिए काम किया, मेरे पास सर्टिफिकेट है उनका। तो ये सर्टिफिकेट्स आपकी क्रेडिबिलिटी डेवलप करते हैं, एक दस्तावेजी सबूत चाहिए होता है। तो मैंने यूएसएड के लिए काम किया, मैंने अपनी सारी क्रेडेंशियल साथ लगाए कंसल्टिंग के, उनको भेज दिए। तो उनका फोन आया कि ताहिर साहब ये 2-2.5 किलो आपने कागज भेज दिए हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा है, हम तो पहले ही आपसे कन्विंस थे। तो मैंने कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट थी, मैंने मेंशन कर दिया। स्वीडा ने एज ए कंसल्टेंट मुझे अप्रूव करना था, एज ए ट्रेनर मुझे अप्रूव करना था, तो उन्होंने भेजा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी वो 2 पेज भेज दूं या 2 किलो भेज दूं। तो वो साहब कहने लगे कि यार हमारे बहुत सारे लोग जो है ना वो क्लरिकल माइंड के होते हैं, वो वजन भी देखते हैं कि यार इनका जो वजन है वो कितने वजनी है। तो आपको हर कस्टमर को देख के उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को विन विन सिचुएशन में लेके जाना है, ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी? तो आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें भी आएँगी। फिर आपकी कोई सोशल लाइफ़ है, आपको कोई हॉबी है। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, मुझे टूरिज़्म का बहुत शौक है। मैं साइक्लिंग करता हूँ, मैं कराची से इस्लामाबाद 24 घंटे में गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, रिकॉर्ड है मेरा ये। मुल्तान से भावलपुर और मुल्तान से लाहौर में साइकिल पे गया हूँ, मेरा रिकॉर्ड है ये। ट्रेल 3 जो है रमज़ान में रोज़ा रख के भाग के मैं 5.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ गया था, ये भी रिकॉर्ड है। तो आप मतलब आपके पास कुछ तो हो ना जिसको आप क्लेम कर सकें। तो एज ए कंसल्टेंट भी बाज़ हॉबीज़ आपको बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर देती हैं। इसी तरह आपका कोई पैशन है, आपका कोई फिलैंथ्रोपी का काम है, आप किसी चैरिटी के काम में लोगों की हेल्प करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क आपका बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी आड़ में आप ये काम करें, वो फिलैंथ्रोपी का अपना एक मज़ा है, एक अपना स्वाब है, एक अपना स्वाद है। आप डॉक्टर हमजा साकिब साहब के साथ काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। डॉक्टर नज़ीर वैद साहब जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया, वो आजकल उनके एचआर को देखते हैं। 9000 बंदा डॉक्टर नज़ीर वैद साहब की सरबराही में, एचआर में उनके साथ काम कर रहा है। इस तरह डॉक्टर हमजा साकिब साहब जितनी एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अभी 10,000 हाउसिंग का प्रोजेक्ट जो है वो कर रहा है अखुवत, कि वो अपने लोगों को, अपने जो मेंबर्स हैं उनको घर बना के दे रहा है, और किराए की मद में जो पैसे हैं वो उनसे इंस्टॉलमेंट ले रहा है वापस।
उसमें भी ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए तो उसको मैनेज करते हैं। तो 10,000 घर बना रहे हैं तो इट्स नॉट अ जोक। इस तरह के और कितनी सोसाइटी और फिलैंथ्रोपी के जो काम है उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपका नेटवर्क बनता है। तो बजाय लेने के आप सबसे पहले किसी को कुछ देंगे, वो नॉलेज भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, कोई हल्की फुल्की असाइनमेंट भी हो सकती है। 10 बच्चों की आप प्लेसमेंट पे काम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सखर आईबीए गया मैं एक दफ़ा, एक फैकल्टी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग थी, और उसमें शाम को जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं कंक्लूडिंग सेशन में, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपका कोई एक सबसे बड़ा चैलेंज, 2 सबसे बड़े चैलेंज, 3 सबसे बड़े चैलेंज क्या होंगे? उन्होंने कहा जी हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे पास जो इनटेक आता है वो क्वालिटी का नहीं होता। दूसरा, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी प्लेसमेंट नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री कोई नहीं है, कराची हमें ओन नहीं करता, लाहौर हमें ओन नहीं करता, इस्लामाबाद हमें ओन नहीं करता। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चलें मैं इन 2 से स्टार्ट करता हूँ। तीसरा उनका था फैकल्टी डेवलपमेंट के, जी हमारे लोगों की ट्रेनिंग नहीं होती, तो मैं यहाँ से स्पेशली अपनी गाड़ी ड्राइव करके यहाँ से गया था उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो जो पहला टास्क था उनका कि हमारा इनटेक अच्छा नहीं होता, यानी जो स्टूडेंट्स सक्खर के अलाइड 20 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वहाँ एडमिशन्स के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी मैं कराची से या लाहौर से तो आपको स्टूडेंट नहीं भेज सकता, आपको इसी एरिया से, इन्हीं कॉलेजेस से स्टूडेंट लेने हैं। तो अगेन इट्स अ लंबी स्टोरी, मुख्तसरन ये उन 20 डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेजेस थे उनको हमने इनके साथ अटैच किया। अगले समर में 500 कॉलेज के जो फैकल्टी मेंबर्स थे उनकी ट्रेनिंग करवाई सखर आईबीए ने। 500 की रेजिडेंसी थी इनके पास, हॉस्टल का अकोमोडेशन का अरेंजमेंट था। समर वेकेशंस में 500 लोगों को उन्होंने बुलाया। फिर 500 जो स्टूडेंट थे उन स्कूल कॉलेजेस के, जो टू बी इनके स्टूडेंट हो सकते थे, उनको भी उन्होंने 1 महीने के लिए बुलाया बाद में, इनको फारिग करके, और उनको ट्रेन करके उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, जो उनका 2 इनटेक खासतौर पे बिजनेस स्कूल के और कंप्यूटर साइंस के, उसके लिए उन्होंने 500 स्टूडेंट को ग्रूम किया, ट्रेन किया, उनकी अंग्रेजी ठीक की, उनके मैथमेटिक्स को ठीक किया, उनके फिजिक्स को बेहतर किया। 1 महीना क्रैश प्रोग्राम, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उन्होंने वहां उनको बोर्डिंग करवा के हॉस्टल में रख के उन्होंने ये काम किया। इस वक्त दे आर कंपीटिंग लाइक एनीथिंग। वो अपने स्टूडेंट्स को नेशनल लेवल पे, इवन इंटरनेशनल कंपटीशन में भी भेजते हैं, और वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज विन करके आते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, किसी भी एरिया में है। इवन साइंस और टेक्नोलॉजी से अलावा हट के उर्दू अदब में और शायरी में, और उसमें भी उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो बेइंतहा है। नंबर 1, अगेन इट्स अ लंबी केस स्टडी। नंबर 2, प्लेसमेंट की बात आई। मैंने कहा यार आप छोड़ दें आपकी प्लेसमेंट, आप मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दें कितने आपके, और आप ये बता दें कि इस साल कितने पास आउट हो रहे हैं। तीसरा, आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कराची, लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद। आप लिस्ट में मार्क कर दें कि ये बच्चा लाहौर में रह सकता है, उसकी फूफी है वहाँ पे, खालू है, मामू है, जो भी है, उसका अरेंजमेंट है वहाँ रहने, वो अपनी ट्रेनिंग कर सकता है, अपनी इंटर्नशिप कर सकता है लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में। मुझे सिर्फ ये लिख के आप भेज दें उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। मैंने उन बच्चों को यहाँ इन सारे शहरों में 15,000 मेरे नेटवर्क में लोग हैं इंडस्ट्री के, मैंने उनको प्लेस करवा के दिया इंटर्नशिप पे। वो दैट वाज द सक्सेसफुल अरेंजमेंट मेड फॉर दैट यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ समर इंटर्नशिप। उसके बाद उन्होंने उसको मैनेज किया। नस्ट ने पिछले साल मिस अरूबा गिलानी की सरबराही में, शी इज हेडिंग द इंडस्ट्री लाइजन ऑफिस, शी इज माय स्टूडेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ वर्कशॉप। उन्होंने 9,000 स्टूडेंट को पिछले साल समर में इंटर्नशिप लेके दी है अंडर माय सुपरविजन, जो मैंने उनको गाइडेंस दी थी व्हेन शी वाज इन एयर यूनिवर्सिटी। देन शी सिलेक्टेड फॉर नस्ट आफ्टर हैविंग माय ट्रेनिंग ऑन इंडस्ट्री लिंकेज, हाउ टू इंप्रूव इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज। और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क एस्टेब्लिश किया, और मैंने अपना पूरा नेटवर्क उनको एक्सटेंड कर दिया। सारी लिस्टें मैंने उनको दे दी। मैंने कहा ये एरिया है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, ये फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज हैं, ये कंपनीज हैं, आप इनके साथ रब्ता रखें। तो शी वर्क द होल ईयर। 17 उनके जो एसोसिएट्स हैं, 17 कैंपसेज हैं उनके। रसालपुर में कैंपस है, लाहौर में कैंपस है, कराची में कैंपस है, EME कॉलेज है, मल्टी कॉलेज ऑफ सिग्नल्स है। तो उन्होंने उसको इस्टेब्लिश करके, अपनी कनेक्टिविटी करके, और फिर उन्होंने उसको मैनेज किया। सो इन दैट कैपेसिटी, यस, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे, अपनी नीश
जो आपकी, आप उनके लिए क्या कमजोरी बन सकते हैं, आप उनके किस एरिया को एड्रेस कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। अब मैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ और एंड कर रहा हूँ मैं अपने सेशन का। आपने अपनी क्वालिटी को देखना है, आप उनको क्या दे सकते हैं उसको देखना है। आपने ये देखना है कि आपकी वजह से उनके बिजनेस में क्या चेंज आ सकती है, और चेंज हमेशा पॉजिटिव होती है। चेंज का मतलब प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट हो सकता है, सेफ्टी की एक्सट्रीम हो सकती है, लाइवलीहुड हो सकता है। सिंपल मैं ये कह रहा हूँ कि 9 बजे से 5 बजे तक काम हो रहा है, मेरी कंट्रीब्यूशन के बाद काम 9 बजे से 5 बजे तक ही हो रहा है, मेरी कंट्रीब्यूशन के बाद उसमें कोई फाइनेंशियल चेंज नहीं आती, लेकिन मेरी कंट्रीब्यूशन के बाद लोग आपस में एम्प्लॉइज खुश रहते हैं, खुशी खुशी 9 बजे आते हैं, खुशी खुशी 5 बजे चले जाते हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। अगर आप ये भी अचीव करने के माहिर हैं तो आप भी कंसल्टेंट हैं, ठीक है ना। सो इसके ऊपर एचआर के अंदर आ सकते हैं आप, फाइनेंशियल सेक्टर में आ सकते हैं आप, रिस्ट्रक्चरिंग के सेक्टर में अपनी कंसल्टेंसी को डेवलप कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं, हेल्थ केयर में कर सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल में कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कर सकते हैं। सो स्काई इज द लिमिट। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप कर सकते हैं। सो ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, तो मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। मैं इसकी जो रेलेवेंट मटेरियल है वो लोग जो नए आए हैं मुझे ईमेल कर दें, तो मैं उनको भेज दूंगा, ताकि आपके पास मेरी इन सारी चीज़ों को कोरिलेट करने के लिए उसकी प्रेजेंटेशंस हैं या उसकी वीडियोस हैं या उसके आर्टिकल्स हैं या उसकी कुछ रीडिंग मटेरियल है या वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आपको इसका फ़ायदा हो और आप इसको अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से मैच कर सकें और इंडस्ट्री के साथ उसको मैप कर सकें, ताकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और आपकी स्किल्स जो हैं दोनों मिलकर एक लीथल कॉम्बिनेशन बने और आप अपनी जगह बनाते हुए इंडस्ट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एकेडेमिया के अंदर फर्क डाल सके। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से अब ये मैं अब आपके क्वेश्चन सुनता हूँ, ताकि अगर आज के सेशन के बाद भी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं तो हम उसको एड्रेस कर सकें। मेरी 6:10 पे एक मीटिंग है, तो मुझे इसको उससे पहले पहले ख़त्म करना है। कुछ लोग आए हुए हैं बाहर से, उन्होंने मेरे साथ मिलना है और हमने हेल्थ केयर के ऊपर ही काम करना है, हेल्थ केयर की डेवलपमेंट के ऊपर। जी जनाब, स्टार्ट कर दें। क्वेश्चंस? जी वालेकुम सलाम। सर, हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जहन में एक वो आ रहा था कि एक बहुत बड़ा एरिया जो हम कभी मिस कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, वो बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट का है। लाइक सर, पिछले दिनों हमारे नोटिस में एक आया था, क्योंकि मैं पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन की मेंबर भी हूँ। पाकिस्तान माइक्रोबायोलॉजिकल एसोसिएशन, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यहाँ पे हमें मतलब आजकल जो मेजर इशू चल रहा है दैट इज कि लोग जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं स्पेशली सर, वहां से वेस्ट जो है वो प्रॉपरली इंसिनरेट या इस तरह से नहीं हो रहा होता। ठीक और है। सर, पिछले दिन तो बहुत क्रिटिकल वो चीज सामने आई थी कि जो इंट्रावीनस इंजेक्शन से सर वो जो पाइप्स होते हैं जी। वो ओपन वेस्ट बिन में थ्रो किए गए, और वहां से उठा के कुछ बच्चों ने उठा के उस कुलेल जो हमारे यहाँ बच्चे अक्सर यूज करते जी। हैं वो बना के वो की गई। तो वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि आप इन्फेक्शन को इंस्टेड कि आप इन चीजों को कंट्रोल करें, आप एक सोर्स बना रहे हैं कि जी मैं समझ गया। इन्फेक्शन जब नहीं आपकी आपकी आवाज़ कट रही है, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। देखिए, ये वेस्ट मैनेजमेंट की ही एक टाइप है। आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। वेस्ट मैनेजमेंट की ही एक टाइप है, या बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट आप एक स्पेसिफिक उस पर कह रही हैं। देखिए, सिंपली फिर वही बात आ गई कि हमें हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, उनके डिस्पोजल को बेहतर करना है, या गली मोहल्ले में भी अगर वो क्लिनिक है तो उसको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ठीक करना है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि 207 यूनिवर्सिटीज़ के 450 कैंपसेस, 50,000 कॉलेजेस, 5 लाख 5.5 लाख स्कूल्स, ये जो हैं ये अगर हम मैनेज कर लेते हैं तो इनके थ्रू जो हमारी पेनिट्रेशन होती है स्टार टोपोलॉजी में, तो हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। रेडियो, टीवी जो चैनल्स हैं उनको, पीटीए जो है उनको आप खत लिखें, आपकी जो सोसाइटी है बायोलॉजिकल सोसाइटी, वो खत लिखे इन सारी यूनिवर्सिटियों को, स्कूलों को, कॉलेजों को खत लिखे कि इसकी अवेयरनेस, और आप टीवी पे चलें मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ।
आप अपनी टेक्नोलॉजी की जो डेप्थ है उसके मुताबिक इसको शेयर करें कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, और एक बच्चा भी अगर इससे मर गया या उसको इन्फेक्शन हो गई तो इस पूरी सोसाइटी का जो है ना उसके ऊपर सोसाइटी के ऊपर उसका वजन आएगा। इन इंस्टीट्यूशंस को और इन लोगों को इसके ऊपर काम करना है, तो ये एक बहुत अच्छा काम है, हम फर्दर इसको डिस्कस कर सकते हैं। बट आई एग्री विद यू कि देयर इज अ नीड टू वर्क ऑन दीज बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट। उसके डिस्पोजल क्या है, आपने देखा होगा कि जो दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो नीडल्स वगैरह एक जगह पर डालते हैं, इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज के एक अलग होता है, उसको अलग से जलाया जाता है। अगेन वेस्ट मैनेजमेंट की वो पूरी, यहाँ I8 में शौकत खानम हॉस्पिटल की एक लैब है, आगा खान हॉस्पिटल की एक लैब है, उन दोनों की डिस्पोजल की गाड़ियां खड़ी होती हैं, जो स्पेशल सूट पहने हुए होते हैं लोगों ने, स्पेशल ग्लव्स होते हैं, स्पेशल उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होता है, और वेस्ट बिन होते हैं जिसके अंदर वो उस लेबोरेटरी में जो लोगों को सिर्फ टेस्टिंग के लिए उन्होंने ये सारी पाइप्स डाले हुए होते हैं, वो उन्होंने उसमें डिस्पोज ऑफ कैसे करने होते हैं, वो पूरी मशीन ऑटोमेटेड है वो, जिसके अंदर वो सारी लैब से जाके इकट्ठा करते हैं। उसको प्रमोट करने की जरूरत है, उसको बेचने की जरूरत है, उसको इन्फोर्समेंट कराने की जरूरत है। आई एग्री विद यू, इट्स अ प्रोजेक्ट, आप इसको चैरिटी में बना सकते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे बना सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ मिलके आप इसकी अवेयरनेस में फंडिंग भी ले सकते हैं उनसे। एक प्रोजेक्ट बनाए, मैं आपको हेल्प करता हूँ, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ उन लोगों के साथ जो इसमें सपोर्ट करते हैं। दिस इज अगेन वन प्रोजेक्ट ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। नेक्स्ट। जी जनाब, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो बंद कर दें। अभी 2 मिनट बाकी हैं हमारे 6 बजने में। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह हाफिज।